बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे और जनाब अपना ख्याल अच्छे से रखिए। अली ने नहीं बात मानी हमारी, हाँ। और नहीं पहना मास्क और स्मॉग से ये हालत हो गई। भाई आजकल तो हर दूसरा शख्स जो है लाहौर में इसकी जद में है, खांसते हुए हर कोई दिखाई दे रहा है। आपको मास्क पहनना चाहिए, आपको ताकीद करते थे, आपको भी करते हैं रोज के मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन नहीं किया। अली ने तो ये हाल हो गया। अगर आप बचना चाहते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, अपना ख्याल खुद ही रखें, वरना आपको एंटीबायोटिक की तरफ जाना पड़ेगा और वो भी कोई अच्छी आपका हाल भी चीज नहीं की तरह का हो सकता है। अच्छा, लेकिन इसके साथ देखिए कि कितनी जबरदस्त खबरें आ रही हैं स्पोर्ट्स की। खासकर अगर बात करें तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि क्रिकेट में अब हमारे पैर जो जमना शुरू हो गए, वैसे ऑलमोस्ट हारने ही वाले थे और दोबारा जिम्बाब्वे से हार जाते तो हजीमत और भी होती। लेकिन अच्छी बात है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने एन मौके पर जो है वो मैच को संभालिया और 4 बॉल्स पहले ही मैच खत्म कर दिया। हमारे जो खिलाड़ी हैं बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ देखें कि T20 के जो कप्तान है वो T20 में परफॉर्म नहीं कर रहे, किसी और जगह परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। ये तो है। और जी सबकी उम्मीदों का महवर बने हुए थे बाबर आजम, और वो फिर 0 पर आउट हो गए। और एक और रिकॉर्ड था उनका तोड़ दिया उन्होंने, वो शाहिद आफरीदी को भी अब पीछे छोड़ चुके हैं 0 पर आउट होने में। और पाकिस्तान लग रहा था शुरू में कि हार जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं संभाला दे दिया टीम को। फ़खर ने अच्छे खासे तरीके से ज़रा उसको सपोर्ट किया तो हम बच गए। लेकिन लग यही रहा था कि कहीं ना कहीं बस सीरीज़ का पहला मैच है और हम जाने वाले हैं। लेकिन देखते हैं इस पर आगे चलकर मजीद डिस्कशन भी करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या क्या है उन्हें दुरुस्त करने की ज़रूरत है टीम में। और सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी मुलाकात है, बहुत बड़ी अपडेट है उस पर, और वो है जनाब एक अहम तरीन दौरा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के व्हाइट हाउस पहुंचने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। उनका अमरीकी F-35 तैयारों ने सलामी भी पेश की। सदर ट्रंप ने वली अहद को मुस्तकबिल का बादशाह करार देते हुए कहा कि मोहम्मद बिन सलमान उनके करीबी दोस्त हैं। सऊदी क़यादत ने इंसानी हुकूक समेत कई शोबों में नुमाया काम किया। When you look at the F-35 and you're asking me, is it the same? I think it's going to be pretty similar, yeah. You know, this is a great ally, and Israel's a great ally. And I know they'd like you to get planes of reduced caliber. I don't think that makes you too happy. They've been a great ally. Israel's been a great ally. सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया 600 अरब से 1 खरब डॉलर तक की नई सरमायाकारी अमेरिका में लाई जाएगी। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब इसराइल और खित्ते के साथ पायदार अमन चाहता है और इब्राहिम मुआहदे का हिस्सा बनने के लिए भी तैयार है, लेकिन इसके साथ फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का रास्ता यकीनी बनाना ज़रूरी है। Today and tomorrow we're going to announce that we are going to increase that $600 billion to almost $1 trillion of investment, real investment and real opportunity by details in many areas. And the agreement that we are signing today in many areas in technology, in AI, in earth materials, magnet, etc., that will create a lot of investment opportunity. और मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस में सऊदी वली अहद के एजाज़ में इशाइये से खिताब करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को सबसे बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। मजीद कहा कि सऊदी अरब और अमरीका के तारीखी और देरीना ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए। सऊदी अरब 142 अरब डॉलर का असलहा खरीदेगा और सऊदी अरब पहले से ज़्यादा महफूज है। ईरान अमरीका के साथ मुआहिदा करना चाहेगा। गजा में पहले के मुकाबले में सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत बेहतर है। गजा अमन बोर्ड में बहुत सी रियासतों के सरबराह शामिल होंगे। Tonight I'm pleased to announce that we're taking our military cooperation to even greater heights by formally designating Saudi Arabia as a major non-NATO ally, which is something that is very important to them. And I'm just telling you now for the first time because I wanted to keep a little secret for tonight. I just heard him say, "Oh, that's nice. That's another point you won today." And signing a historic strategic defense agreement, which we just signed a little while ago. So congratulations. It's our great honor.
और इसके साथ अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर उसी का तज़किरा किया जिसका हर तकरीर में करते हैं, और हम तो अब काउंट भी भूल गए हैं कि कितनी बार वो इसका तज़किरा कर चुके हैं। पाक भारत जंग का उन्होंने तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि पाक भारत और दीगर जंगें रुकवाने का क्रेडिट भी मुझे जाता है, और सऊदी वली अहद से मुलाकात के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मुझे 8 जंगें रुकवाने पर फ़ख्र है। मैंने पाकिस्तान और भारत की वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी, और दोनों ममालिक अब अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। रूसी सदर पुतिन यूक्रेन जंग रोकने में ज़्यादा वक्त ले रहे हैं। और दूसरी जानिब सलामती कौंसिल में गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर ट्रंप के गज़ा अमन मनसूबे से मुतल्लिक़ करारदाद मंजूर कर ली थी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद खान, साबिक सफ़ीर हैं, और मोहम्मद बिलाल लखानी, सीनियर तजज़ियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले बिलाल आपकी जानिब आएंगे, बताइएगा कितना सिग्निफिकेंट है इस मुलाकात का इस मौके पर होना, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि सदर ट्रंप के पहले दौरे सदारत में खाशोगी वाला वाक़या हुआ, और उसके बाद जिस तरह के ताल्लुकात थे दोनों मुल्कों के माबैन, दोनों जो सरबराहों के माबैन, हम देखते हैं कि ये बहुत सिग्निफिकेंट है इस मौके पर। बिल्कुल, ये एक बहुत ही तारीखी दौर था, क्योंकि जो सऊदी वली अहद हैं वो अमेरिका के अंदर पिछली एडमिनिस्ट्रेशन में, बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो एक ऑलमोस्ट पराया स्टेटस पे थे। उनको वॉशिंगटन आना भी एक बहुत एक इम्पॉसिबल चीज़ समझी जाती थी, लेकिन बहुत धूमधाम से, बहुत प्रोटोकॉल के साथ, जो यूजुअली अमेरिका में इतना नहीं दिया जाता फॉरेन डिग्निटरीज के लिए। लेकिन ट्रंप ने रेड कारपेट रोल आउट किया। ये भी याद रहे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की दोनों टर्म्स में पहली जो फॉरेन विजिट थी वो सऊदी अरेबिया ही थी। तो उनकी एक वली अहद से जो है बहुत ही एक गहरा ताल्लुक है, एक पर्सनल रिलेशनशिप है, और ये बेसिकली दोनों ममालिक के लिए एक बहुत सिग्निफिकेंट मोमेंट है, क्योंकि क्राउन प्रिंस जो है वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं, वो आगे जाके किंग बनेंगे, और उसके लिए उनको एक तरीके से अमेरिका के साथ रिलेशनशिप और ट्रंप के साथ रिलेशनशिप रखना बहुत जरूरी है। F-35 के जो तैयारे हैं उनके ऊपर इजराइल की काफ़ी खदशात थे कि उनको वो क्वालिटी नहीं दी जाए जो इजराइल के पास है, लेकिन ट्रंप साहब ने वो चीज़ देने के लिए तैयार हो गए हैं। और ट्रंप साहब को इन रिटर्न में सऊदी की सपोर्ट चाहिए थी टुवर्ड्स द मिडल ईस्ट पीस प्रोसेस, जो कुछ हद तक तो मिल रही है, लेकिन पूरी हद तक अभी इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन के लिए तैयार नहीं। ठीक है डॉक्टर जमील साहब, जिस तरीके से इस मुलाकात का हमने अहवाल भी शेयर किया, बिलाल ने भी कहा कि क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, एक तो इस पर रोशनी डालिएगा, और दूसरा ये कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सऊदी अरब सबसे बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी है, इसको कैसे देखते हैं? जी, पहले तो सुबह 9 के साथ सलाम आपके तमाम नाजरीन को, और यकीनन ये एक बहुत सिग्निफिकेंट किस्म का दौरा है, इसमें कोई शक नहीं है। इससे पहले भी MBS गए हैं वहाँ 7 साल पहले। उन्हें इस तरह का हाई लेवल का पुरतपाक किस्म का इस्तकबालिया इस जैसा नहीं था, इस मर्तबा उससे कहीं ज्यादा था। तो पहली बात, ये जो जेस्चर, जिस तरीके से रिसीव किया गया उनको, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा नहीं, कम से कम 4 या 5 मरतबा इनक्रेडिबल फ्रेंड, ऑनर टू हैव हिम, इनक्रेडिबल, ये सारे अल्फाज इस्तेमाल किए। बाय द वे, आई एम रिमाइंडेड ऑफ वन थिंग, दैट इवन आवर फील्ड मार्शल, once he was having lunch, the same wordings were used for him, that he's a great journal and an incredible person. So now we have 3 incredible person, that is Field Marshal Sayyid Asif Munir, MBS, and even once or twice he has said that for the Prime Minister. So imagine and then try to इसको विजुलाइज करें उस इक्वेशन में जो मिडिल ईस्ट के हवाले से ट्रंप ने बात की हुई है कि पाकिस्तान एक स्टेबलाइजेशन के तौर पर वो का अपना किरदार अदा कर रहा है। वापस आ जाते हैं इसकी सिग्निफिकेंस पे, जो कि क्राउन प्रिंस के इस दौरे के साथ हो रहा है। आप अंदाजा करें कि इस दौरे में 600 बिलियन के प्लान लेके गए थे और अब 1 ट्रिलियन हो गया है, लेकिन साथ साथ हमें इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए, शायद ये तासुर मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं। यकीनन उनको अपने मुल्क का इंटरेस्ट देखना है, इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, लेकिन ये बड़े दूर रस किस्म की क्राउन प्रिंस की इसमें अपनी मंसूबाबंदी है, जिसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट जो वो कर रहे हैं, जिन जिन कंपनियों के साथ कर रहे हैं, जरा उनका आप देखें तो प्रोफाइल और स्टॉक में कितनी ज्यादा
तेजी आती रहती है उनकी हमेशा, तो ज़ाहिर उससे उनको भी प्रॉफिट होगा। लेकिन प्रॉफिट से ज्यादा बात यह है कि जिस रुख पर 2030 एंड बियॉन्ड जो सऊदी अरब को लेके जा रहे हैं, आज के बाकी ममालिक, मुस्लिम ममालिक उस राह पर और उस फिगर पर चल पड़े। हम तो जिहाद के साइड पर चल पड़े और सऊदी अरब तरक्की के साइड पर चल पड़ा। देखिए कि कितना क्या तगय्युरात ज़माना है। बहरहाल मैं इस टॉपिक पे रहता हूँ अभी विजिट के लिहाज से, इसी टॉपिक पर मैं रहना चाहूंगा, वरना तो बहुत सारी बातें हैं करने को कि पाकिस्तान भी वतन अजीज में बहुत सारी तरक्की इस किस्म की हम ने एक डगर संभाल ली है, अब इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। लेकिन आप देखें MBS की स्पीड। आ जाते हैं इस बात पर कि 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं इस पूरी गुफ्तगू में, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी और क्राउन प्रिंस की तरफ से भी। और वो आपने देखा कि जब बात आई इब्राहिम अकॉर्ड की तो उन्होंने बात की। डॉक्टर मैं यही पूछने वाला था, इब्राहिम अकॉर्ड को लेकर जो उनका तस्लीम करने का इंडिया है वो कितना आपको लगता है कि एक चेंज लेकर आएगा मशरिक़ वस्ता की सियासत में और दुनिया की सियासत में? देखिए, दैट इज राइटिंग्स ऑन द वॉल। इब्राहिम अकॉर्ड में तो शामिल होना है सऊदी अरब ने, उसके बाद बाकी ममालिक, इवन पाकिस्तान जैसे ममालिक, जो मेरा तजिया है वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन कंडीशंस तो वही किए जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव आसिम इफ्तिखार ने सिक्योरिटी काउंसिल में भी जिक्र किया, उसके बाद भी जिक्र किया, यानी कि गुज़िश्ता कल और परसों के दरमियान। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात की जो MBA जो क्राउन प्रिंस ने बात की है आपके पास। और क्या बात की उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम शामिल होना चाहते हैं। खैर आसिम इफ्तिखार ने तो ये बात नहीं की, जो क्राउन प्रिंस ने बात की कि हम शामिल होना चाहते हैं इब्राहिम अकॉर्ड में, लेकिन उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि देयर शुड बी अ पाथवे। इन 2 अल्फाज पे गौर कर लें, देयर शुड बी अ पाथवे लीडिंग टूवर्ड्स द स्टेटहुड ऑफ पैलेस्टाइन। एक जगह उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है स्टेटहुड और एक जगह किया है 2 स्टेट का। अच्छा, 2 स्टेट पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ यही है। पाकिस्तान ने भी 2 मरतबा मबासलत देखें आप, पाकिस्तान के PR ने जो गुफ्तगू की उसने भी एक मरतबा कहा है कि स्टेटहुड क्या जिक्र किया। और मैं बताता हूँ स्टेटहुड और 2 स्टेट सोल्यूशन में क्या फर्क है। तो स्टेटहुड का जिक्र आसिम इफ्तिखार एम्बेसडर ने भी यही किया, और साथ में उन्होंने कहा कि पाथवे टूवर्ड्स 2 स्टेट। इसी पर डॉक्टर साहब बिलाल से भी जान लेते हैं उनकी इस पर क्या राय है। बिलाल, जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि ये तो रिटन ऑन द वॉल है और होना ही है सऊदी अरब को शामिल, आपको फौरी तौर पर इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनता हुआ नजर आ रहा है सऊदी अरब? क्योंकि एक कंडीशन जिसका डॉक्टर साहब भी जिक्र कर रहे हैं, जो 2 रियासती हल है, उसका जिक्र MBS ने भी किया, क्या कहेंगे आप? देखें, जो इसमें सबसे बड़ी रुकावट हैं वो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं, और इज़राइल की जो पब्लिक भी, अवाम भी है, वो भी ये 2 स्टेट सोल्यूशन की हामी में नहीं है। इस वजह से अभी ये मैं भी डॉक्टर साहब से एग्री करता हूं कि एक तो दिन आएगा जिस दिन इब्राहिम अकॉर्ड्स में ज्वाइन होना पाएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो ट्रंप के सदारत के दौरान ही ये वक्त आ सकेगा जहां इजराइल के ऊपर इतना प्रेशर आएगा कि वो इस 2 स्टेट सोल्यूशन की को आगे लेके बढ़ सकें, या क्या सऊदी अरेबिया जो है वो थोड़ी सी लचक दिखाएगा इन देयर कंडीशन? ये अभी तक एक ओपन सवाल है, इसको हम एक डेफिनेटिव तौर पे भी आंसर नहीं दे सकते। बताइएगा कि इस वक्त ये जो तैयारों की मुंतकली है, ये जो स्ट्रेटेजिक मुआहदा आपस में तय पाया है, दिफाई मुआहदा, इसके असरात क्या होंगे? बिल्कुल, इसके जो असरात हैं ये देखें, जब इजराइल ने कतर को अटैक किया था अभी जंग में कुछ हफ्तों पहले, इसके बाद जो है एक बहुत सऊदी अरेबिया में और जो गल्फ एलाइज हैं अमेरिका के, उसके अंदर एक बहुत ही बेचैनी पैदा हो गई थी, क्योंकि तारीखी तौर पे अमेरिका जो था वो इन ममालिक का सिक्योरिटी गारंटर था। फिर आपने देखा ये कतर के अटैक के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का भी मुआहदा हुआ। अब अमेरिका ने एक नॉन नेटो एलाई का लकब जो है वो सऊदी अरेबिया से इसके ऊपर एक अश्योरेंस दी है, लेकिन ये अभी भी उस किस्म की गारंटी नहीं है जो कतर को दी है, और नेटो जैसी गारंटी अभी भी नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का अब जो मुआहदा हुआ है उस लेवल की ये गारंटी नहीं है। लेकिन ट्रंप साहब जानबूझ के इस कैरेट को जो है वो अपनी पॉकेट में रख रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जो डॉक्टर साहब का पॉइंट है कि वो इब्राहिम अकॉर्ड ज्वाइन करें सऊदी अरेबिया,
और वो करने के लिए जो है वो कुछ पत्ते जो हैं, जो ट्रम्प का पत्ता जो है वो ट्रम्प अपनी पॉकेट में ही रख रहे हैं जब तक उसकी जरूरत ना पड़े। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तरफ ये जो सदर ट्रम्प का गज़ा अमन मंसूबा है, गुज़िश्ता रोज़ करारदाद भी मंजूर हो गई, वो भी हमने देखा, लेकिन इसराइल तो बाज नहीं आ रहा। इसराइल ने आज फिर लेबनान पर हमला कर दिया है, तो जंग बंदी की खिलाफ वर्जी है ये। इस तरीके से क्या जंग बंदी हो पाएगी? और जो सदर ट्रम्प जो मुस्तकिल जंग बंदी का बार बार तस्करा भी कर रहे हैं, ये मुमकिन भी बना सकेंगे? देखिए, जितना फ्रेजाइल किस्म का मामला पहले होता था, देखिए जंगबंदी तो पहले भी हुई जब सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन पास हुआ और जो 3 फेजेस जंगबंदी का जिक्र हुआ, पहले फेज में ही वो इसराइल की वजह से खत्म हो गया। ये मैं गजा की बात कर रहा हूँ। तो वो तो पहले भी फ्रेजाइल था, लेकिन इस दफा फर्क बहुत बड़ा है। और वो फर्क ये है कि इस दफा उसकी इतना ज्यादा फ्रेजाइल नहीं है, इसलिए कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का सबसे ताकतवर सदर, जो कि बोर्ड ऑफ पीस का खुद चेयरमैन है, और उसमें कल जिस तरह के उन्होंने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें दुनिया के मुख्तलिफ हेड ऑफ स्टेट भी शामिल होंगे। तो जाहिर है उसकी मजबूती आप कंपेयर कर ले। मैं ईस्ट तिमोर की भी मैंने हैंडलिंग की है, मैं अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात रहा हूँ 9.5 साल, तो वो ट्रांजिशन वहां भी हमने किया था, ट्रांजिशन यहाँ भी है। फर्क यह है कि वहां हम किसी अजदहे के मुंह में नहीं थे, यहाँ हम इजराइल अजदहे के मुंह में गजा है। तो उस अजदहे के मुंह के सामने कोई इससे बड़ा अजदहा होना चाहिए। मैं आपके नाजरीन के लिए सादा अल्फाज में इसको बयान कर रहा हूँ, उससे बड़ा ताकतवर कोई शख्स और कोई मुल्क होना चाहिए, और वो है डोनाल्ड ट्रंप। इसमें बड़ी नुक्ताचीनी हो सकती है। देखिए, बोर्ड ऑफ पीस पर बहुत सारे लोग नुक्ताचीनी कर रहे हैं, लेकिन उसका अगर आप तकाबली जायजा लें और दुनिया की जो 2 बड़ी मिसालें हैं अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने जो ऑथराइज किया था, एक कोसोवो है जो कि पार्शली एक ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन था, और 100% ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो यूएन के हाथ में था वो ईस्ट तिमोर में था। गाजा वो मॉडल है, और क्योंकि जैसा मैंने बयान किया कि उसमें एक बहुत ताकतवर शख्स को, लिहाजा इजराइल को इस दफा लगाम देने वाला कोई ना कोई शख्स मौजूद है। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा जब मौजूद था तो एक नई बॉडी की क्या जरूरत पड़ी? ये बिल्कुल ये बड़ी ही चुभता हुआ सवाल पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है, इसलिए कि 2 चीजें हैं इसमें। डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड नेशंस के कभी भी शहदाई नहीं रहे हैं। आपने उनकी तकरीर का जायजा लें जो कि जनरल असेंबली में उन्होंने किया, स्टार्टिंग फ्रॉम द एस्केलेटर, और फिर जाके उनका प्रॉम्प्टर भी बंद हो गया। वो तो खैर चले, एक उनका स्टाइल था बताने का, लेकिन वो कभी भी उन्होंने फंडिंग खत्म कर दी, काफी कम कर दी यूनाइटेड नेशंस की। वो नहीं चाहते थे कि यूनाइटेड नेशंस जो है शुड बी कॉलिंग शॉट इन गाजा। अच्छा, अब एक तो ये रहा, लेकिन उससे बड़ा जो मामला है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को पता था, मुझे भी इस चीज का, मैं बड़े आराम से इसका जायजा पेश कर सकता हूं, तकाबली जायजा पेश कर सकता हूं कि अगर गाजा में सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के मुताबिक तवक्को की जाती तो उसका हाल वही होता जो कश्मीर के बड़े बड़े रेजोल्यूशन पास हुए हैं, और गजा के 8 के करीब रेजोल्यूशन पास है, इसकी उस पर अमल नहीं हुआ जो जिस तरह से आपने रोशनी डाली है। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक। अच्छा बिलाल, जिस तरह से एक बॉडी के होने पे जिक्र किया अली ने कि ऑलरेडी अक़वाम मुत्तहिदा के होते हुए क्या ज़रूरत थी, इस पर एक तो डॉक्टर साहब ने रोशनी बड़े अच्छे तरीके से डाली है। ये बताएं कि ये जो बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स का जिक्र किया जा रहा है, इसकी क्या तैनाती मुमकिन हो भी पाएगी, और क्या ये जो करारदाद है, ये जो मंजूर की गई है, इससे देर पा अमन आप होता हुआ देख रहे हैं? देखें, ये जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, अगर सदर ट्रंप जो हैं वो बोर्ड ऑफ पीस के प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने अपना जो पर्सनल कैपिटल है वो इस चीज़ के अंदर डाला है, जबकि उनके वोटर इस चीज़ के सपोर्ट नहीं कर रहे, वो उसके वोटर कह रहे हैं कि भाई अमेरिका में इतने मसले हैं, आप अमेरिका के ऊपर फोकस करें, आप कहाँ जो है वो आधी दुनिया छोड़ के जो है उधर उनके मसलों में लग गए हैं। वो लोग तो पिछले 3000 सालों से लड़ रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं वो लोग, कि जो अमेरिका के जो ट्रंप के वोटर हैं वो इसके सपोर्ट में लिए, लेकिन ट्रंप हिमसेल्फ जो है उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल लेगेसी के लिए इस चीज के ऊपर फोकस किया है। तो मुझे ये लगता है कि कुछ ना कुछ तो होगा, और एक ये जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है ये भी रियलाइज करने की कोशिश की जाएगी, क्या वो कामयाब हो पाएगी या नहीं कामयाब हो पाएगी,
ये सवाल जो है इसकी जो चाबियां हैं वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ में हैं। अगर वो इस चीज को तस्लीम कर लेंगे और अगर सदर ट्रंप उनको फोर्स करेंगे मानने के लिए, तो ये चीज में एक होप आ सकती है, एक अमन आ सकता है। लेकिन अगर जो है वो इजराइल जिस तरह वो बिहेव करते रहा है, अगर वो इसी तरह बिहेव करते रहेगा तो वो अपनी पूरी जान लगाएगा कि अमन ना आए और फिर इस वजह से ये चैलेंजेस जो हैं वो बरकरार रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब जरा क्विकली इस बात पर भी तबसरा हो जाए कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी की सदर सऊदी वली अहद से मुलाकात के वक्त भी नहीं भूले कि उन्होंने किस तरह से पाक भारत जंग रुकवाई थी। जी देखिए, सदर ट्रंप का एक तो पहले थोड़ा सा जो इस वक्त बेंट अप माइंड है वो ये है कि दुनिया में, और उन्होंने जिक्र किया उसका, ये हमेशा उनका नाम रह जाए कि वो पीस मेकर रहे हैं। 8 जंगों का तो हर जगह उन्होंने कल भी एग्जाम्पल दिया ना उन्होंने, और हकीकत ये है कि वाकई में उन्होंने वो जंग बंद करवाई। अगर गजा में जो कामयाबी हासिल करने की वो कोशिश कर रहे हैं उस पर काफी अपना कैपिटल, जिस तरह बिलाल ने बताया अभी, काफी अपना कैपिटल खर्च है, न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का बल्कि यूनाइटेड नेशंस की साख जो है वो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। जिस अंदाज से डोनाल्ड ट्रंप ने उसको जिस बुलंदी पर ले गए हैं कि इसको मैंने हल करना है गजा के मामले को, तो उस लिहाज से देखा जाए तो यस, उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के हवाले से जिक्र किया, बल्कि उन्होंने कहा दोबारा जंग होने वाली थी ये, लेकिन तो दोबारा, और हमें पता है कि नरेंद्र मोदी का क्या तेवर थे कि वो अपनी कोई हुई साख को बचाने के लिए कुछ ना कुछ एडवेंचर करना चाहते थे, लेकिन उनको अकल के नाखून दे दिए होंगे डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने, और उन्होंने कि देखो फिर वही हाल होगा तुम्हारा। तो उस लिहाज से बिल्कुल वो जिक्र किया और सही जिक्र किया। लेकिन आपके नाज़रीन, इस वक्त आज सुबह को मैं 1-2 लाइनों में और बयान कर दूं गजा के हवाले से तमाम नुक्ताचीनियों के बावजूद ये ISF जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, ये मैं क्योंकि खुद डील करता रहा हूँ अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फोर्स के साथ, उनको हैंडल करता रहा हूँ, 9.5 साल तक यूनाइटेड नेशंस में तैनाती रही है मेरी। तो उस अमन फोर्स का इससे ज्यादा आपने देखे, उस अमन फोर्स पर कल फायरिंग हो गई लेबनान में, वो इजराइल ने की। इजराइल कोई 8 मुल्कों के अमन, जितने 4 या 5 मुल्क जो उसमें शामिल होंगे अमन फोर्स में, और उसकी जो TOR निकलेगी उसके साथ खिलवाड़ करने से पहले 10 दफा सोचेगा। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं डॉक्टर जमील साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद हमारे साथ मौजूद थे, और मोहम्मद बिलाल लखानी हमारे साथ मौजूद थे और तस्करा कर रहे थे जो इंटरनेशनल लेवल पर चीजें हो रही हैं उस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मर जाएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आगाज में क्रिकेट की बात की थी हमने, कहा जरा तफसील से अब क्रिकेट की बात करते हैं। तो ट्रायंगुलर सीरीज का जिक्र हो रहा है जी। पाकिस्तान में जारी है ये सह मुल्की T20 सीरीज, जिसमें कौमी टीम ने शानदार फातिहाना आगाज करते हुए जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है, और जिम्बाब्वे की जानिब से दिए गए 148 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए ग्रीन शर्ट से पुरएतमाद बैटिंग का मुजाहरा किया और 151 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। जिस तरह से हमने आगाज में आपको बताया था कि एक वक्त में हमें लग रहा था कि हम नहीं जीत पाएंगे, लेकिन फिर भी हम लड़खड़ाते हुए संभल गए। फखर जमान ने जी टीम को संभाला दिया और उन्होंने सपोर्ट किया और 44 रन के साथ वो नुमाया रहे। जबकि बाबर आजम की अगर बात करें तो बदकिस्मती का ही शिकार रहे और T20 इंटरनेशनल्स में 9वीं बार 0 पर आउट होकर एक नया नापसंदीदा रिकॉर्ड जो है उसमें वो शामिल हो गए। शाहिद अफरीदी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। और सह मुल्की इवेंट में पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें शामिल हैं। और एशिया कप राइजिंग स्टार्स की जरा बात कर लें तो वहां भी पाकिस्तानी जो शाहीन है उनका शानदार सफर जारी है, जहां कौमी नौजवान खिलाड़ी टूर्नामेंट में मुसलसल 3 फतुहात के साथ सबकी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। पहले ओमान को 40 रन से शिकस्त दी, फिर भारत को एक तरफा मुकाबले में 8 विकेटों से मात दी और फिर अब एक और कामयाबी समेट ली है। इवेंट में पॉइंट्स टेबल पर अपनी पोजीशन को मजीद मजबूत कर लिया है। और जो हमारे यंग प्लेयर्स हैं उनकी लगातार फतुहात पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए किस कदर उम्मीद अफजा हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद उवैस, स्पोर्ट्स तज्जियाकार है। अस्सलाम वालेकुम उवैस, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, बिल्कुल ठीक ठाक। अवैस बताइएगा कि कितना इंपॉर्टेंट था एक अच्छा आगाज करना ट्रायंगुलर सीरीज के लिए? हाँ देखें, ऑब्वियसली वर्ल्ड कप सर पे 75-80 दिन रह चुके हैं वर्ल्ड कप के लिए, और ये सीरीज भी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही होगी सीरीज जिसपे आप एक माइंडसेट बनाओगे कि हमारा यही प्लेइंग कॉम्बिनेशन जो उनसे वर्ल्ड कप में एंटर करेगा। मसला सारा का सारा, मुझे पता है बहुत से लोगों ने एक बात की कि कल पाकिस्तान ने एक फुल स्ट्रेंथ खिलाई है जिम्बाब्वे के खिलाफ, हम चॉप्स एंड चेंजेस कर सकते थे, लेकिन चॉप्स एंड चेंजेस के लिए
आपको बेंच स्ट्रेंथ भी चाहिए जो कि आपको बेंच पे नजर नहीं आती। आपने सिर्फ यही प्लेयर्स रखे हुए, बैकअप प्लेयर्स एज सच आपको नजर नहीं आते। एक प्लेयर थे वो आपको पता अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए, उसकी जगह हसन नवाज को वापस लाया गया यहाँ पर। इस पूरी बॉलिंग लाइनअप की बात करें, इनिशियली अगर मैं स्टार्ट करूं जिस तरीके से कल जिम्बाब्वे ने मैच का स्टार्ट किया, बेनेट की बात करें वो बड़ा एक अच्छा उनका स्ट्राइक रेट भी था, बड़ा एग्रेसिव अपना अप्रोच थी। उसके अलावा ओपनर्स की बात करें तो एक अच्छा स्टार्ट था, मुझे लगा भी एक एंड पे कि शायद 170-180 करने में जिम्बाब्वे कामयाब होगा। इनिशियली मैं बात करूं स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स की बात करें, लेकिन जिस तरीके से फिर पाकिस्तान ने कम बैक किया, खास करके आप नवाज की बात कर लें, आप बात कर लें इब्रार अहमद की बात कर लें, लेकिन इसके अंदर एक सबसे बड़ा जो की फैक्टर जो था वो सलमान मिर्जा का था। वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं, चाहे इकोनॉमी रेट की आप बात कर लें, चाहे रेगुलर इंटरवल्स में विकेट की बात कर लें, लेकिन जो की फैक्टर उसके साथ जो मिसिंग था वो अब्बास अफरीदी का था। बार बार ये बात हो चुकी हुई है कि T20 के अंदर एक ऐसा प्लेयर अब्बास अफरीदी की बात करें जो कि रोल फिंगर्स भी करता है, स्लोअर वंस उसके बड़े इफेक्टिव हैं। T20 में आपको ऐसा एक बॉलर चाहिए, उसको आई डोंट नो नजरअंदाज किस लिए किया जा रहा है। इसलिए मैंने कहा ना कि इंपॉर्टेंट तो है ये ट्राई नेशन सीरीज, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दूसरी टीमों को अगर आप निकाल के ब्रेकडाउन देखें तो वो कहीं ना कहीं अपनी फाइनलाइज कर चुके हुए हैं कि ये हमारा स्क्वाड होगा जो वर्ल्ड कप T20 में जाएगा। अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारा स्क्वाड T20 का होना क्या चाहिए। कल बैटिंग में आप देख लें, ठीक है साहिबजादा फरहान जल्दी जरूर आउट हो गए, लेकिन वो एक इम्पैक्ट प्लेयर है। साइम में भी अच्छी बात है कि फॉर्म में थोड़ा बहुत आपको आहिस्ता आहिस्ता वापस नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका जो मेन की रोल है वो बैटिंग है, बॉलिंग में उनको ये चीज समझनी पड़ेगी। बाबर आजम की बात आपने की, रिकॉर्ड तो बना चुके हैं, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि मिडिल ऑर्डर के अंदर आपके पास सस्टेनेबिलिटी के लिए वो बड़े प्लेयर आपको जरूरत है उनकी, वो थोड़ा टाइम लेंगे, वो आते ही बड़ी शॉट्स नहीं खेलेंगे, वो इस किस्म के प्लेयर हैं। सलमान अली आगा की बात करें, T20 का बड़ा बुरा जो पैच है उनका वो जारी है। ठीक है आप T20 सीरीज साउथ अफ्रीका से जीते, थोड़ा सा आपको रिलीफ जरूर मिलता है, लेकिन बुरा पैच उनका स्टिल मैं कहता हूँ जारी है। फखर की बात करें, ये होता है इम्पैक्ट प्लेयर जिसको मुझे नहीं पता किस लिए नजरअंदाज किया गया था, क्योंकि इस पोजीशन में जहां पर फखर कल बैटिंग कर रहे थे, बल्कि सलमान से पहले उनको आना चाहिए था। इंपॉर्टेंट पोजीशन है क्योंकि आपको प्लेयर चाहिए जो कि स्ट्राइक कर सके बैटिंग के खिलाफ, बॉल स्पिनर्स के खिलाफ ज्यादा। तो अनफॉर्चुनेट है, चीजें बहुत सी चीजें चल रही है पाकिस्तान टीम में, लेकिन लेट्स सी तो आपको कहीं किसी पॉइंट पर लगा ऐसे कि मास को फटाफट वहां से कहें कि फ्लाइट लेकर आ जाए और यहाँ आकर परफॉर्म करे? देखिए इट्स टू अर्ली। मैं मास सदाकत को मैं अंडर 19 से वॉच कर रहा हूँ, मेरी खुद भी टीम का हिस्सा रहा है स्टैलियंस के अंदर। मैंने उसको, मेरे ओपोनेंट था, मैंने देखा हुआ उसको खेलते हुए। इम्पैक्ट प्लेयर है। जिस तरीके से उसने 3 इनिंग्स खेली हैं, चाहे वो इंडिया के खिलाफ हो, चाहे अभी रिसेंटली यूएई के खिलाफ कल मैच था, उसके अंदर अगर आप देखें उसने जो इनिशियल इनिंग्स खेली हैं वो इंप्रेसिव जरूर हैं, लेकिन T20 इंटरनेशनल का एक्सपोजर एक बड़ा एक्सपोजर है। इसलिए हम कहते हैं ना कि अगर आप उठा के थोड़ा सा ब्रेकडाउन दूसरी टीमों को देख लें, उनके लड़कों ने डोमेस्टिक क्रिकेट कितनी खेली हुई। आपने शायद अभी ब्रेकडाउन थोड़ा साउथ अफ्रीका के जो स्पिनर थे, अगर उनका ब्रेकडाउन देखा हो तो उसने कम से कम 1000 के करीब फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए थे। मैं टेस्ट प्लेयर की बात कर रहा हूँ। हमारे अगर आप पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम की उठा के अगर आप परफॉर्मेंस अगर आप पूरे निकाल के ब्रेकडाउन देख लें तो हमारे लड़कों ने शायद 130-100 भी बहुत दूर की बात है, हमारे लड़कों ने फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेले हुए। दैट शोज के आपका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है आपके इंटरनेशनल क्रिकेट को ग्रूम करने के लिए। हारिस रऊफ का बयान खुद सुन लेना कि मैं डोमेस्टिक में वापस गया, वो मुझे उसने हेल्प आउट किया, मैंने यहाँ पर बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। इसलिए डोमेस्टिक चाहे वो 4 डे है, 4 डे इंपॉर्टेंट है आपकी T20 के लिए भी, क्योंकि वहां पर आप बेसिकली साइकोलॉजिकली इंपैक्ट पे काम करते हो। मास सदाकत ब्रिलियंट लड़का है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन बहुत अर्ली होगा मेरे लिए कि उसको पाकिस्तान टीम में। आपको पता है मास सदाकत के साथ मोहम्मद नईम का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है, जो लाहौर कलंदर के ओपनर भी हैं, अभी पाकिस्तान शाहीन्स के ओपनर भी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप उसको देखें तो उसका एक ही अपना एंड है, वो कि मिड विकेट एरिया को ज्यादा वो टारगेट करता है। अभी उनको काम करने की जरूरत है। इन लड़कों के साथ मैं खुद फील करता हूं कि ज्यादा सेंस में हो जाती है कि आप उनको उठा के पाकिस्तान टीम में तो लेके आते हो, प्रॉपर उनको चांस नहीं देते। एक चांस मिलता है, 2 मिलते हैं, 3 मिलते हैं, सैंपल साइज बड़ा नहीं होता। मैं हूं, लोग बैठ के और बात करने लग पड़ते हैं, फैंस बात करने लग पड़ते हैं कि यार ये लड़का तो पाकिस्तान किसने खिलाया इसको, ये पाकिस्तान ये सेट ऑफ ग्रुप प्लेयर्स है, इससे हम आगे निकलेंगे कब? देखिए निकलना पड़ेगा। आपकी राइटली पॉइंट अप है। पाकिस्तान शाहीन्स की बात करें, जिस तरीके से बैकअप पे परफॉर्म करें, बैकअप प्लेयर्स की हम बात करते हैं ना, बैकअप प्लेयर्स तो आप तैयार करते हो अंडर 19 लेवल से, आपका पता है कि सेट ऑफ प्लेयर्स आ रहे हैं, डोमेस्टिक के लड़के सेट ऑफ प्लेयर्स आ रहे हैं, लेकिन हमें भी कहीं ना कहीं पेशेंट रहना पड़ता है। हम थोड़ी जज्बाती अवाम है इस सेंस में कि हम कहते हैं बस
एकदम टीम जो सी है वो रिजल्ट प्रोड्यूस करने लग पड़े, टाइम लगता है किसी भी टीम को। ये जो T20 की इस वक्त टीम है, मुझे पता है इसमें चॉप्स एंड चेंजेस मैं खुद कहता हूं कि आपको चाहिए। आपको मिडिल ऑर्डर के अंदर उस्मान खान कल थोड़े से डिफरेंट मोड गेम में नजर आए, 37 रन उन्हें नजर आ रहा था कि डोमेस्टिक में जो खेलते हुए कॉन्फिडेंस उनको काफी कल मिला है, लेकिन फॉर हाउ लॉन्ग, क्योंकि जितना उनको इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आपको पता टाइम मिला है, जितना खेलते रहे, कंसिस्टेंटली परफॉर्म उनकी नहीं थी परफॉर्मेंस। जो विकेट कीपर बैट्समैन की अगर बात करें, इनिशियली वर्ल्ड जो जितने भी जो दुनिया की बड़ी टीम्स हैं उनके अंदर जितने विकेट कीपर बैट्समैन है वो कहीं ना कहीं ऊपर जाके बैटिंग करते हैं, या तो एग्रेसिव होते हैं, या ऊपर बटलर की बात कर लें, आप डिकॉक की बात कर लें। अभी तक पाकिस्तान की जो T20 बैटिंग की अगर बात करें विकेट कीपर की, हमें समझ ही नहीं आ रहा, इतना फ्लक्चुएट करें कि किस पोजीशन में हमने विकेट कीपर को खिलाना है। यहाँ पर एक पोजीशन भी बड़ी इस वक्त थोड़ी सी मैं कहता हूँ डाउटफुल है। उसके अलावा मैंने आपको एक प्लेयर की बात करना चाहूंगा, वो है इरफान खान न्याजी, जो कि इस वक्त पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान भी हैं। जैसन गिलेस्पी ने, मुझे याद है जब वो कोच नहीं रहे थे, उन्होंने एक बयान दिया था उसके बारे में, जब ऑस्ट्रेलिया शायद पाकिस्तान शाहीन्स की थी खेलने, कि ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स हुज रेडी, कि जो भी पिक करना चाहता है उसको पिक कर सकता है लीग क्रिकेट के लिए, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट के मोड गेम के लिए। एक वो इंपैक्टफुल प्लेयर है जो कि आपको शायद 5वें 6ठे नंबर पे जरूरत पड़नी है टीम के अंदर, बैकअप के अंदर आपको उसको। मुझे नहीं पता कि मैंने कहा ना कि 2-3 नाम, जैसे मैंने इरफान न्याजी की बात कर रहा हूं, मैं अब्बास अफरीदी की बात की, इनको ड्रॉप किस लिए किया हुआ है, सुफियान मुकीम की आप बात कर ले, उनको ड्रॉप किस लिए किया हुआ है। ये लड़के आपके बैकबोन है, इनको कहीं ना कहीं आपको यूटिलाइज करने की जरूरत है। राइट। तो अवैस ये भी बताइएगा कि आपने कहा कि अगर आपके इख्तियार में हो कि हम लाइनअप इसको चेंज कर सकें, आपको लगता है कि आप ओपन फखर और बाबर से करवाएंगे और फिर उसके बाद जो है बाकी बैट्समैन को चांस देंगे? देखिए, आप लाइनअप चेंज कैसे करेंगे, मसला ये है कि आपने मिडिल ऑर्डर को भी देखना है। सस्टेनेबिलिटी आपके मिडिल ऑर्डर में है नहीं है। हमारे सस्टेनेबिलिटी मिडिल ऑर्डर में, आपने शायद आपको याद हो, हमने पूरा लाइनअप चेंज करके देख लिया। हम खुद भी कहते थे कि बाबर अगर आप आने वाले T20s में देखें तो उसमें शायद वो टीम में नहीं नजर आपको आते, क्योंकि क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो चुकी है। आपने इस वक्त जो अंडर 23 का जो कप लगा हुआ है कतर में, आप देख रहे हैं कि वहां पर मॉडर्न डे क्रिकेट चेंज हो चुकी है। मुझे पता है अंडर 23, लेकिन ऑब्वियसली वो मुल्कों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी आप पेस चेक कर रहे हैं, बैटिंग की तो नजर आ जाता है, स्ट्राइक रेट को, किधर T20 क्रिकेट अब जा रही है। मसला यह है कि बाबर आजम को अगर आप ओपन करवाते हो, जो तीसरे नंबर की पोजीशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है किसी भी बैटिंग ऑर्डर के अंदर कि वो एक बैकबोन की हैसियत रखती है, क्योंकि क्या पता उसने ओपन भी एक सेंस में करना हो कि अगर आपका प्लेयर जल्दी आउट हो जाता है, मिडिल ऑर्डर को उसने लेके स्टेबलाइज इनिंग्स भी करनी है, उसने आगे एक प्लेटफॉर्म लेकर के देना जहां पर आपने जीतना है। तो ये बाबर को ओपन करवाने वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत जरूर होगा, लेकिन ओपनिंग आपकी अच्छी है, नहीं चाहूंगा उसको आप छेड़े। मसला से मैंने कहा ना कि आपका जो मिडिल ऑर्डर है, डाउन दी ऑर्डर आपका परफॉर्म कर रहा है। सलमान अली आगा सबसे बड़ा इस वक्त जोन सा है, उनका क्वेश्चन, अगर वो कप्तान ना हो टीम के तो आई डोंट थिंक सो उनकी जगह बनती है। ठीक है। अच्छा, वैसे अगला मैच श्रीलंका के साथ है। वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश हम कर चुके हैं, आपको क्या लगता है कोई नया कॉम्बिनेशन आजमाना चाहिए या फिर इसी के साथ ही चलना चाहिए आगे? देखिए, आप ऑलमोस्ट इसी के साथ चलेंगे। मैंने कहा ना कि आपका टाइम इतना है नहीं, आपने प्रिपरेशंस करनी है T20 वर्ल्ड कप के लिए, और बेंच लाइनअप आपके पास है कोई नहीं। आई डोंट नो कि क्या कॉम्बिनेशन शायद अगले मैच के अंदर रेस्ट दिया जाए या जो भी मामला हैं, लेकिन अगर श्रीलंका की बात करें तो एक अच्छा उन लोगों ने ऑप्शन निकाला है, वो शनाका का है। मैं वनडे में बात कर रहा था कि शनाका का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डाउन दी ऑर्डर जाके एक एग्रेसिव जो अप्रोच रखता है श्रीलंका को, उसने पहले भी बहुत ज्यादा हेल्प आउट की है। वो श्रीलंका को, एक तो सीनियर प्लेयर है, उसकी कमी आपको महसूस हुई थी श्रीलंका को, क्योंकि ओपन के अंदर निसांका मौजूद हैं, कोसाल मेंडिस की आप बात कर लें, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर की बात है जहां पर असलांका उनके व्हाइट बॉल के कप्तान भी रहे, जिनका भी शायद आ भी रहा था, आई डोंट नो कितनी कंफर्मेशन है कि उन्होंने ही पैनिक बटन प्रेस किया था पाकिस्तान में ये सिक्योरिटी वाले मामले की, उनको ड्रॉप किया गया, उनकी वैसे भी तबीयत खराब थी, तो उसकी जगह शनाका को लेके आए, वो इम्पैक्ट जरूर डालेगा, क्योंकि एक तो बॉल के साथ और बैटिंग के साथ एग्रेसिव है। एशिया कप में भी आपने देखा होगा उन्होंने पैचेस के अंदर बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करके श्रीलंका टीम को दिया। तो इंपॉर्टेंट सीरीज पाकिस्तान के लिए श्रीलंका ज्यादा है, लेकिन जो कल हमने जिस तरीके से हमारी बैटिंग थोड़ा बहुत मैं कहता हूँ कि एक्सपोज फिर हुई है चेस करते हुए, बल्कि आपको पता है ड्यू फैक्टर ज्यादा रोल प्ले करता है। बैटिंग सेकंड इनिंग्स में आसान है पिंडी में, लेकिन आपकी जो ऊपर से अगर आपको थोड़ा प्रेशर डलता है तो आपकी बैटिंग मिडिल ऑर्डर के अंदर एक्सपोज हुई है। डार्क क्लाउड्स छाए हुए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी T20 जो टीम है उससे भी छट जाएं, क्योंकि वनडे में तो हम परफॉर्म करते हुए दे ही रहे हैं, लेकिन T20 में अभी तक ना कप्तान परफॉर्म कर पा रहे, ना ही हमारे बड़े बैट्समैन जो अब सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं वनडे में। मोहम्मद अवैस, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। ब्रेक पर जाएंगे।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। बड़ी ही इंपॉर्टेंट हमने बात करनी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एंटीबायोटिक्स अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है और ये जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल है ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में किया जाता है। वायरल इन्फेक्शन में ये मुफीद नहीं होती, डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं। इसलिए वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और वायरल इन्फेक्शन में जो मेन है वो नज़ला और फ्लू, जो इस तरह की बीमारियाँ वो शामिल हैं। एंटीबायोटिक का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल भी इन्हें बेअसर बना देता है, क्योंकि इनके ज़्यादा इस्तेमाल से बैक्टीरिया की जो मज़ाहमती क़ुव्वत है वो बढ़ जाती है और ये दवाएं असर नहीं करती। लेकिन हम लोग आजकल बिल्कुल एहतियात नहीं करते और ये क्योंकि ओवर द काउंटर हमें मिल जाती हैं, तो हमें कुछ भी थोड़ा सा भी मसला होता है हम जाते हैं और एक एंटीबायोटिक लेते हैं और बेशक उसका कोर्स हम पूरा करें ना करें, हम उसको आधा अधूरा छोड़कर इस्तेमाल कर लेते हैं। और फलां को ये मिली थी डॉक्टर की तरफ से या फलां ने बता दिया कि ये मेडिसिन है तो इस्तेमाल कर लीजिए। इवन के छोटे बच्चों की माएँ भी ये कर रही हैं और जो पिछली बार प्रिस्क्राइब की गई थी मेडिसिन उनको ही दोबारा रिपीट कर देती हैं बगैर देखे, बगैर डॉक्टर को चेक करवाए कि अब के जो सिम्टम्स है कुछ तो फर्क होंगे। तो ये इंतहाई खतरनाक है। तो हमने कहा इस पर बात करनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उस्मान नईम साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, मैं खुद भी इसका शिकार हूँ, तो इसलिए सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि नज़ला और फ्लू ये दोनों भी ऐसी चीज़ें हैं जो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होती, तो कुछ लोग इसकी शिद्दत के दौरान इसे इस्तेमाल करने लगते हैं और फिर वो ठीक भी हो जाती है। अच्छा, दो चीज़ें हैं, नज़ला, फ्लू या गला ख़राब, ये हुआ किस वजह से? अगर तो ये वायरस की वजह से हुआ है, ये कभी भी एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होगा। अगर गला ख़राब बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो एंटीबायोटिक से ठीक होगा। ये कंफर्म बात है, ये रिसर्च है, ये डाटा है, इस पे कोई दो राय नहीं। समटाइम्स ये होता है कि गला जो ख़राब हुआ है वो बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, आप एंटीबायोटिक लेते हो ठीक हो जाते हो, और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है आप एंटीबायोटिक लेते हो फिर भी 5-6 दिन बाद ही ठीक होते हो। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताऊँ, होता ये है कि बीमारी शुरू हुई, 2-3 दिन आपने वेट किया, फिर आपको लगा कि यार मैं ठीक नहीं हो रहा तो मैं कोई एंटीबायोटिक ही ले लूं। इस दौरान वायरस का जो पीरियड था वो भी खत्म हो गया, पेशेंट ठीक होना शुरू हो गया, उसे लगा शायद मैं एंटीबायोटिक से क्रेडिट मिल गया एंटीबायोटिक को। हाँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन होना चाहिए, ये कैसे पता लगेगा ये बैक्टीरिया की वजह से है या वायरस की वजह से? तो इसमें कोई सच असूल ये है कि कुछ इन्फेक्शंस बैक्टीरियाज करते हैं, कुछ वायरसेस करते हैं। जो बैक्टीरिया करते हैं या उसकी शिद्दत और नौयत और एग्जामिनेशन, जैसे गला खराब है, सोर थ्रोट है, टॉन्सिलाइटिस है, वो बैक्टीरिया ने करना है। लेकिन फ्लू वाले मामला जैसे इन्फ्लुएंजा है वो वायरसेस हैं। तो होता ये है अमूमी तौर पे 2-4 दिन आपके गुजर चुके होते हैं, 1-2 दिन बाद आपने वैसे ही ठीक होना शुरू हो जाना होता है। आप दवाई शुरू करते हो तो डॉक्टर साहब, जैसे मैंने अभी जिक्र किया और आपने भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट की कि ये डिफरेंशिएट तो वैसे आपका जो नॉलेज है, जो डॉक्टर है वही कर सकता है ना, कि आपको इन्फेक्शन अब कौन से वाला है। अब बहुत सारे लोग इसको भी ले बैठेंगे कि हमें पता है कि वायरस क्या कर रहा है और बैक्टीरिया क्या कर रहा है। तो एक तो डॉक्टर का चेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ ये कि जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स का बहुत सारे लोग, और जिस तरह से हम नॉर्मली अपनी आम रूटीन में अगर देखें तो हम एक जाकर मेडिसिन लेते हैं और वो हमने इस्तेमाल कर ली। आपने कहा कि उसका पीरियड गो के आपके वायरस का जो है इन्फेक्शन का वो खत्म हो गया, वायरल इन्फेक्शन भी खत्म होने वाला था, क्रेडिट एंटीबायोटिक को चला गया। लेकिन उसके बाद फिर हमें अगली दफ़ा के लिए भी मिल गया ना कि हमें एंटीबायोटिक ने ही ठीक किया था, तो हमने यही करना है। खुद से इनको परचेज करके इनका इस्तेमाल कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ज़रा ये बताएं। 2,65,000 लोगों की मौत हुई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से 1 साल में, और इसकी जी कितना गंभीर है आपको तब आइडिया होता है जब पेशेंट आपके पास हॉस्पिटल में आके कहते हैं हमारा बुखार ठीक नहीं हो रहा। आप उनके टेस्ट कल्चर्स करवा के देखते हो कि इसके लिए कौन सी एंटीबायोटिक मौजू है, तो पता लगता है ये सबसे रेजिस्टेंट है, इसके ऊपर कोई चीज़ असर कर ही नहीं सकती। एक इन्फेक्शन लाइलाज हो चुका है। आप सोचें उस सूरत हाल को कि एक इन्फेक्शन जो कि दुनिया में बड़ी आसानी से ट्रीट हो रहा है वो आपके मुल्क में लाइलाज होता जा रहा है। मैंने 20 ऐसी रिपोर्ट्स देखी हैं जिसमें कल्चर्स में लिखा होता है ये किसी को सेंसिटिव नहीं है, इस पे कोई दवाई नहीं असर कर सकती, और वहाँ पे आप बहुत बेबस महसूस करते हो, और उसकी यही वजह है कि हम बेजे एंटीबायोटिक्स लेने। अच्छा, मसला ये है कि एंटीबायोटिक लेते हैं, जैसे ही सही होते हैं छोड़ देते हैं। अब वो जरासीम जो है वो मरा नहीं है,
कमज़ोर हो गया, और अल्लाह ताला ने चूँकि एक एवोल्यूशन है, अगली दफ़ा जब उसके ऊपर वही एंटीबायोटिक देनी है वो असर नहीं करनी। इस तरह स्टेप अप होता जा रहा है। अच्छा, ये तो इंसानों की बात है, जानवरों में भी यूज़ हो रही है, ज़राअत में यूज़ हो रही है, तो रेजिस्टेंस ऐसे इकट्ठी हो के एंड पे इंसानों तक आती है और वो लाइलाज हो जाता है। बिल्कुल ठीक। तो ये बताइएगा कि वायरस के हवाले से अगर हो जाए कोई नज़ला ज़ुकाम तो उसको किस तरह से ठीक किया जाता है? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है और इम्यूनिटी अच्छी करनी है। इम्यूनिटी अच्छी करने से मुराद ये है कि प्रोटीन अच्छी लेनी है, जिसमें अमूमी तौर पे यखनी गोश्त वगैरह कहते हैं, और थोड़ा आराम करना है, बॉडी को खुद से उसे रिकवर करने देना है। उससे सिर्फ आपका यही वायरस नहीं बेहतर होगा, ओवरऑल आप बेहतर होंगे। अच्छा, और डॉक्टर साहब ये जो अभी लाहौर का 5वां मौसम है, स्मॉग, बल्कि अब तो पूरे पंजाब में ही फैल गया है, इस सूरत हाल में क्या किया जाए? क्योंकि इसके भी सिम्टम्स तो यही आते हैं जो ये इन्फेक्शन करती है, तो हमें खुद को नहीं पता चलता कि ये स्मॉग से हुआ है या कोई वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ये जो स्मॉग से बीमार होते हैं, इसकी रिकवरी कैसे होती है? स्मोक बेसिकली एलर्जी, ये जो पार्टिकल्स हैं, गंद के पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स, ये एलर्जी करते हैं, सांस खराब हो रहा है। इसके ज़्यादातर अलामात जो उनसी हैं वो फेफड़ों के साथ मुंसलिक है। सांस खराब होगा, खांसी होगी, खुश्क खांसी, बलगम वाइट कलर की हो सकती है। तो इसके लिए एहतियात चाहिए, पानी ज़्यादा पिएं, मास्क लगा के रखें, ज़्यादातर घर में रहें और दुआ करें कि ये ख़त्म हो जाए जल्दी। बिल्कुल। अच्छा, साथ ये भी बताइएगा कि अमूमन लोग जो हैं ये बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है उसको ज़ुकाम और खांसी से एसोसिएट करते हैं, और जब आपको जो होते हैं दूसरे किस्म के जो अलामात आपकी ज़ाहिर होती है तो वो आप वायरल इन्फेक्शन की तरफ जाते हैं। तो क्या इसको डिफ्रेंशिएट करने का भी कोई तरीका है? जी, मैं बताता हूँ। जो खुश्क खांसी है वो होगी अमूमी तौर पे वायरस से, और नज़ला तो वायरस से ही होना है। खांसी के साथ अगर बलगम आ रही है, उसका कलर येलो है या डस्टी सा कलर है, तो वो बैक्टीरिया की वजह से। अगर बलगम नहीं आ रही, खांसी है, खुश्क है, वायरस है, बलगम है, बैक्टीरिया है। अगर बलगम का रंग, फिर बैक्टीरिया की किस्म कौन सी है वो बलगम का रंग बताती है। राइट। तो बिल्कुल जिस तरह से डॉक्टर उस्मान ने क्लियर किया है कि सेल्फ मेडिकेशन इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है आपके लिए। डॉक्टर उस्मान, एक इंतहाई अहम टॉपिक था जिस पर आपने हमसे बात की और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हम क्रिएट कर सके। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए भी क्लियर हुई हैं कि सेल्फ मेडिकेशन किस हद तक एंड में जाके आपके लिए खतरनाक हो सकती है। अभी आपको सब बहुत अच्छा लगेगा, तो अपना खुदारा ख्याल कीजिए, खासतौर पर जो स्मॉग चल रही है इसमें मास्क जरूर पहने और हाइड्रेटेड रहिए। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद। इस घंटे में भी आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, डिस्कस करने के लिए है। एक्सप्रेसो टैलेंट से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, अपना सेगमेंट भी शामिल करेंगे। लेकिन टॉप ऑफ द आवर जरा सियासी गुफ्तगू करते हैं। आज़ाद कश्मीर के नौमंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने नौमंतखब वज़ीर आज़म राजा फैसल राठौर से वज़ारत उज़्मा का हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, फरियाल तालपुर, अरकान असम्बली समेत आला सिविल क़यादत और अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जारियत और शिकस्त के बाद मोदी मुंह छुपा रहा है और भारत जंग में भी हारा और कश्मीर के खिलाफ साजिश में भी हारेगा। वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के अवाम को उनके हुकूक दिलवाएंगे। भारत को जो इबरतनाक शिकस्त दिलवाया गया, जंग के मैदान में 7 उनके जहाज गिराए थे पाकिस्तान ने। मोदी अपना मुंह छुपा रहा है दुनिया से। यूनाइटेड नेशंस का कोई प्रोग्राम हो या आसियान का कोई कॉन्फ्रेंस हो, वो बुज़दिल डरपोक अब हार गया है, अब वो नहीं जा सकता। जब बीबी वजीर आजम बने और OIC की क़यादत सऊदी अरेबिया संभाल रहा था, तो उनका एक कॉन्फ्रेंस कर और वजीर आजम पाकिस्तान शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सऊदी अरेबिया का बादशाह की होटल के कमरा के बाहर इंतजार खड़ी थी। इंतजार सऊदी अरेबिया का बादशाह जो है हैरान होती है कि बेटी आप यहाँ क्या कर रही हो। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि मैं अपने कश्मीरियों के लिए यहाँ, हम बंद कमरों में आजाद कश्मीर का हुकूमत नहीं चलाएंगे। अवाम के साथ मिलकर, उनके सियासी जद्दोजहद में साथ देकर इंशाअल्लाह ताला
आपके मसाइल दूर करेंगे। और जो आपको इस्लामाबाद से जो भी आपको ज़रूरत होगा वो तो मैं आप मिल के इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और वफाकी हुकूमत से आपको दिलवाएंगे। बिलावल की गुफ्तगू आपने सुनी। दूसरी जानिब 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम मंजूरी के बाद नाफिजुल अमल भी हो चुकी है, लेकिन PTI समेत दीगर जमातें इनको कबूल करने को तैयार नहीं हैं। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की ज़ेर इंतज़ाम एहतजाजी रैली हुई और रैली पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि हम आइन को अमली शक्ल में बहाल करना चाहते हैं। जुमे को पूरे पाकिस्तान में यौम स्याम मनाया जाएगा, जबकि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत 28वीं तरमीम की बात कर रही है और 26वीं और 27वीं तरमीम से कोई इत्तफाक नहीं करता। बारे में यही कहा जाता है कि न उनकी रिलीजन है, न उनकी पार्टी है, न उनकी बाउंड्रीज है। वो चाहे आपके हक में बोले, चाहे आपके अगेंस्ट बोले, लेकिन वो अगर अपनी जिम्मेदारी निभाती कोई भी रिपोर्ट करे उसके बेस पे आप उनकी ट्रोलिंग ना करें। मैं नहीं समझता ये कोई अच्छी बात है। 28वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए ये 28वीं तरमीम की बाज़गश्त कर रहे हैं। ये अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, लोगों की नज़रों में ये गिर चुके हैं। इनकी कोशिश यही है कि अदलिया को साइड लाइन करके कुछ हासिल कर लेंगे। अदलिया को कभी आप साइड लाइन ना करें। अदलिया ये जमहूरियत की मजबूती के लिए होता है। तो जनाब ये थी सारी सियासी सूरत हाल। इसमें जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अपना सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें वकार अहमद मलिक आज बात कर रहे हैं कि बच्चा सेंसिटिव ज़रूर है, नाजुक ज़रूर है, लेकिन हद से ज़्यादा हिफाजत भी नुकसानदेह हो सकती है। कैसे, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद, आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। हमने अपने बच्चों को कितना सेफ रखना है, कितना प्रोटेक्टेड रखना है, कितना महफूज रखना है, इसका भी अपने फैसला करना है। उनको दर्द से कितना महफूज रखना है, उनको पेन ना हो, उनको कोई तकलीफ़ ना हो, वो थके भी नहीं, बस उनको कुछ भी ना हो, यानी इतना प्रोटेक्शन उनको देनी है। ये किस हद तक ठीक है या किस हद तक गलत है, इस पर बात करेंगे। इसके हवाले से हम कई मिसालें ले सकते हैं। 1980 में बड़े अच्छे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे स्पेस साइंस के हवाले से, बायोस्फीयर 2 और इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स से ऐसे तजुर्बात थे जिसमें बुनियादी तौर पे तो ये है कि दरख्त और तमाम ये जो चीज़ें हैं गो कि इंटरडिपेंडेंट और ये तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन कोई ऐसा तरीका जिसमें मार्स पे या मुख्तलिफ जगहों पर अगर हमें बस्तियाँ बसानी हो तो वो दरख्त जो है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो इंडिपेंडेंटली सब ग्रो करें और उसके बाद वो इंसानों के लिए काफ़ी हों, ऑक्सीजन के लिए भी और बाकी जो ज़रूरियात हैं इस हवाले से इंसानी। ये अपनी जगह पे वो एक्सपेरिमेंट्स उनकी बहुत सारे नताइज थे, बट एक जो चीज़ थी वो ये थी कि वो पौधे जिनको हवा न मिले, हवा से मुराद ये है जो विंड चलती है, वो पौधे अपने ही वज़न की ताब न लाते हुए गिर जाते हैं। अब एक पौधे को अगर आप हवा से बचाएं, मतलब वो आप कहेंगे यार ये हवा कुछ ठीक नहीं है, पौधे को उखाड़ ना दे। आपने उम्मीद तौर पे देखा है कि जब बहुत तेज़ हवा होती है, तूफ़ान भी होते हैं, तो जो नौउम्र जो दरख्त होते हैं या पौधे होते हैं उनको नहीं होता, बड़ा कोई दरख्त जो है वो उखड़ सकता है, बट नौउम्र उनके अंदर एक लचक होती है और उस लचक की वजह से वो बहुत सारी विंड्स जो हैं उनको बर्दाश्त करते हैं। लेकिन यही विंड, यही हवा उनको आगे जाके मुस्तहकम, उनको आगे जाके मजबूत बनाती है। और ये मजबूती अगर आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि उस विंड को या उस हवा को आप माइनस कर दें तो ये मजबूती उसको हासिल नहीं होगी, बल्कि अगर मुकम्मल तौर पे विंड को माइनस करेंगे तो वो अपने ही बोझ के नीचे दब के उसकी ताब न लाते हुए क्रैप्स कर जाएगा। इसी हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की किताब है नसीम तालिब की, और वो है कि एंटी फ्रेजाइल थिंग्स दैट गेन फ्रॉम डिसऑर्डर। गो के इसका कैनवस बहुत बड़ा है, गो की बहुत इसका कैनवस बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे मतलब की जो इसमें बात है वो ये है कि आप देखिए कि शीशा जो होता है, आपको उमूमी तौर पे शीशा जो है उसको बड़ा प्रोटेक्टेड रखते हैं, बड़ा फ्रेजाइल होता है। आपको मालूम है कि अगर ये टूट गया तो ये टूट जाएगा, इसको प्रोटेक्शन चाहिए। प्लास्टिक की प्लेट कम होती है फ्रेजाइल, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर वो गिरे भी तो उसको कम ही नुकसान होगा, लेकिन वो अपने आप को मज़ीद बेहतर नहीं कर सकती, बट नुकसान भी होगा, ये हो सकता है नुकसान ना हो, प्लास्टिक की है, लेकिन वो अपने आप को गिरने से बेहतर नहीं कर सकती। एंटी फ्रेजाइल का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली इस बुक ने आपको दिया कि चीज़ों की ग्रोथ के लिए और ऐसे सिस्टम्स के ग्रोथ के लिए जो एवोल्यूशनरी बेस्ड हो, एवोल्यूशन बेस्ड हो, यानी इसमें इंसान आ सकता है, इसमें तमाम जो एवोल्यूशन बेस्ड जिन्होंने इर्तिका के अंदर तब्दीलियाँ देखी हैं, कम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, ये कम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, AI कम्प्लेक्स सिस्टम है, ये तमाम जो सिस्टम्स हैं इनके लिए ज़रूरी है कि ये उन चीज़ों का भी एक्सपीरियंसेस करें जो बाज़ारन ये लगता है
कि इनके लिए मौजू नहीं है। हमारे लिए बैक्टीरिया हो सकता है मौजू ना हो, जो बैड बैक्टीरिया, हमारे लिए डर्ट हो सकता है, ये गर्द जो है वो हमारे लिए मौजू ना हो, इस तरह हमारे लिए हवा भी हो सकता है मौजू ना हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, दर्द जो है वो हमारे लिए मौजू ना हो, गो कि दर्द जो है वो सबसे बड़ा उस्ताद है। ये तमाम चीज़ें हमें बज़ाहिरन लगता है कि ये हमारे लिए मौजू नहीं है, लेकिन अगर हम मेक देखें, हम अपने दिमाग की बनावट देखें, हम उसका डिज़ाइन देखें, तो मालूम होता है कि वो पेन के एक्सपीरियंस को भी एक्सपेक्ट करता है, और जैसे ही वो पेन का एक्सपीरियंस उसको मिलता है तो उससे उसकी ग्रोथ होती है। बिल्कुल इसी तरह मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जो कि बज़ाहिरन हम उसको नेगेटिव कहते हैं, बज़ाहिरन हम चाहते हैं कि उससे बच्चा जो है वो बचे, वो उसको मजबूत करती है। यानी वो बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम ग्रो कर ही नहीं सकता अनटिल के पॉजिटिव नेगेटिव, जिनको हम जनरली नेगेटिव समझते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव तमाम एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे एआई है, एआई को आप अगर तमाम डाटा नहीं देंगे और उसको एक स्पेसिफिक डाटा, सिर्फ एक स्पेसिफिक डाटा दे देंगे, तो आपको मालूम है कि वो बाइस्ड हो जाएगा, वो इंतहाई मुतासिब हो जाएगा, वो ग्रो नहीं करेगा, वो बेहतर रिजल्ट्स नहीं देगा। उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास तमाम डाटा हो, उस तमाम डाटा को एनालिसिस करने के बाद ही वो बेहतर रिजल्ट दे सकता है। बिल्कुल इंसानी मामला भी एग्जैक्टली ऐसा ही है कि अगर वो बच्चा, जो कि आपको मालूम है कि आपका जितना भी मुदाफ़ती निज़ाम है उसको कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई प्रोटेक्शन से तो नहीं आ सकती, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट करने से, उसके लिए तो एक्सपोजर चाहिए, और वो एक्सपोजर जो है वो कहाँ मिलेगा, वो तो उसी नेगेटिविटी, जिसको हम नेगेटिविटी कहते हैं, उसी में मिलेगा। सो इसकी वजह से एंटी फ्रेजाइल, यानी ये एक ऐसा बेसिकली जो एक ऐसा मुगालता हमारा दूर हो जाता है। हमारा मुगालता ये है, इंसान बहुत नर्म व नाजुक, इंसानी बच्चा बहुत नर्म व नाजुक, वो इतना नर्म व नाजुक है कि उसको हमने बहुत प्रोटेक्शन करनी है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये नर्म व नाजुक जो बच्चा है ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है हर चीज़ को, मुख्तलिफ चीज़ों को बर्दाश्त करने का। जिस तरह मैंने आपको शुरू में पौधों की मिसाल दी कि छोटा पौधा जो है वो हवा को, विंड को बहुत अच्छी तरह बर्दाश्त कर जाता है, जबकि हो सकता है कि बड़ा पौधा जो है वो उखड़ जाए और बड़ा दरख्त जो है वो उखड़ जाए। बिल्कुल इस तरह जो इंसानी बच्चा है वो हर तरह का एक्सपीरियंस उसका ब्रेन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है। अगर हम एक्सपीरियंस ब्लॉक कर दें मुकम्मल तौर पे दर्द का भी और इन तमाम चीज़ों का भी, तो किसी न किसी वक्त में तो उसको एक्सपोज होना ही होना है पूरी ज़िंदगी में। वो जब एक्सपोज होगा तो फिर उस वक्त उस चीज़ों को ताब नहीं ला पाएगा, क्योंकि उसका ब्रेन, उसका पूरा नफ्सियाती सिस्टम, उसका वो तैयार ही नहीं होगा। उसको तैयार करने के लिए हमें इस गलतफहमी से निकलना ज़रूरी है कि ये बहुत ही फ्रेजाइल, बहुत ही नाजुक किस्म की मखलूक है, और हमने बस इसको इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है। और ये जो हम बात कर रहे हैं इसकी सबसे बड़ी मिसाल वो सेवरल, कोई एक स्टडी नहीं है, मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं जो कि आपको बताती हैं कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग जो है उसकी कोरिलेशनिंग, उसका ताल्लुक जो है वो बच्चों में एंग्जाइटी के साथ है। यानी जिन लोगों ने हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग वही है जिसमें आप बिल्कुल बच्चे के ऊपर हेलीकॉप्टर की तरह मूव कर रहे हैं, और मतलब आप चाहते हैं कि बस वो वॉशरूम में भी हो तो हेलीकॉप्टर की तरह आप उसके ऊपर हो, हर वक्त हेलीकॉप्टर की तरह, क्योंकि आप एक अजीब डिफेंड मोड में हैं। आप हर चीज़ में थ्रेट फील कर रहे हैं, हर चीज़ अजीब पैरानोया से आपके ऊपर छाया, हर चीज़ दुश्मन है, हर चीज़ बच्चे को गजान पहुंचाने के लिए। ये वो ख़तरनाक मामला है जिसकी वजह से फिर हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग आती है, और हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का नतीजा क्या निकलता है कि हम देखते हैं कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स जो हैं वो उन बच्चों में कहीं ज़्यादा पाए गए, और ये तमाम मुख्तलिफ स्टडीज़ बताती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमें किसी हवाले से उनको फ्री प्ले के लिए वो स्पेस देनी चाहिए थी। वो जो रिस्क लेने हैं, वो बच्चा जितना रिस्क लेता है उसको रिस्क लेने के लिए स्पेस देनी चाहिए थी। हमें बच्चों को सुपरविजन के बगैर खेलने का, दूसरे बच्चों को और डाइवर्सिटी को और तनव्वुओ को तजर्बा करने का के लिए स्पेस देनी चाहिए थी ताकि वो लर्न करते। उनको ये स्पेस देनी चाहिए थी कि वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट अपने तौर पे सीखें। खुद ही नाराज़ हों बच्चों के साथ, आपस में जिस तरह बच्चे नाराज़ होते हैं फिर खुद ही ठीक हो जाते हैं, फिर देखते हैं कितनी कास्ट आती है किसी पे, उनका ब्रेन कैलकुलेट कर रहा होता है कितनी कीमत है किसी से नाराज़ होने की, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। उसी में से कुछ बच्चे जो हैं वो ऐसे बच्चे जो सुलह करवाते हैं। ये तमाम एक्सपीरियंसेस होते हैं, डाइवर्सिटी होती है, पसंद नापसंद, ये तमाम चीज़ें बच्चा उस वक्त जब उसका एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेड, यानी एक ब्रेन जो है एक्सपीरियंस तवक्को कर रहा है, अगर वो एक्सपीरियंसेस उसको दे दिए जाएं उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। आगे जाके भी वो एक डिस्कवर मोड में रहेगा, हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी देखेगा, किसी शख्स में, किसी आइडिया में, किसी सिचुएशन में, और बसूरत दीगर वही आइडिया, वही शख्स, वही सिचुएशन उसके लिए पोटेंशियल थ्रेट होगा अगर वो डिफेंड मोड में रहेगा। तो इसलिए बच्चों को ग्रो करने दीजिए,
और थोड़ा सा उसको स्पेस दीजिए। बच्चे नाजुक ज़रूर हैं, लेकिन दूसरी तरफ का तमाम डाटा भी उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आपको हमने ये कहा था कि एक्सप्रेसो टैलेंट से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो जनाब, टैलेंटेड हैं हमारे पाकिस्तानी, हर मैदान में छाए हुए हैं, और जब पाकिस्तानी नौजवानों को आलमी सतह पर कुछ करने का मौका मिलता है तो ये दुनिया को हैरान कर देने की सलाहियत रखते हैं। जी हाँ, हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उस नौजवान से जिसे अपनी लगन, मेहनत और अज़्म से दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हम बात कर रहे हैं साकिब क़यूम की। ये वो तालिब इल्म है जिसने ACCA टैक्सेशन में न सिर्फ पूरी दुनिया में पहली पोजीशन हासिल की, बल्कि इससे पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के आलमी इम्तिहान में भी सबको पीछे छोड़ दिया। साकिब क़यूम ने 100 में से 98 मार्क्स लेकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया है, जबकि ACCA फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी ग्लोबल नंबर 1 का एजाज हासिल किया, जहां उनका स्कोर 100 में से 97 था। साकिब यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से LLB की तालीम भी हासिल कर रहे हैं, यानी वो कानून और मालियात दोनों जो हैं उनमें महारत रखते हैं। इसी पर हमने उनसे बात करनी है, उसमें हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साकिब, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, आपका भी थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया आने के लिए। लेकिन ना, ये असल में जगह आपने खुद बनाई है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले आपको कि आपने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। तो ये बताइएगा, हमारी जो पौध है क्या ऐसे ही परफॉर्म करती है या फिर आप एक्सेप्शनल है, आपने खास कर मेहनत की है? इसमें यह है कि मैंने ना पहले थोड़ी बहुत रिसर्च की थी और अपनी जो नॉलेज थी वो गेन की थी, और नॉलेज गेन करने के बाद मैंने ये दोनों फील्ड्स चूज़ की थी। ये नहीं था कि मैंने कोई आदमी था उसने मुझे कह दिया या किसी ने आपको फोर्स किया। मैंने ये फील्ड्स खुद चूज़ की, अपने शौक से चूज़ की हैं। तो मेरा यही मानना है कि जो यूथ है उसको भी ऐसे ही अपने शौक से ही कोई ना कोई फील्ड चूज करनी चाहिए। अच्छा, तो साकिब, दोनों चीजें बहुत मुश्किल हैं, आप दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। आप LLB भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ ये जो आपका ACC, ये भी बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है आप सारा दिन बादाम खाते होंगे, फिर डिजिट्स में आप घूम रहे हैं। नहीं, ऐसे तो नहीं है, लेकिन ये है कि आपको अगर अगर आपको इंटरेस्ट है और अगर आपको एक चीज़ का शौक है और आप अपना जो टाइम है वो मैनेज करना जानते हैं, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं बिल्कुल लाइफ के अंदर। ये डिजिट्स और डिजिटल वर्ल्ड, इसके ताल्लुक के बारे में बताइएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि इस वक्त ये दोनों किस तरह से कोलैबोरेट कर रहे हैं? डिजिट्स और जो इंटरनेट का वर्ल्ड है उसके अंदर ये है कि आजकल डाटा साइंस जो है उसका बहुत दौर है, और जो चार्ट्स जो रीड करना जानते हैं और जो बेसिकली स्टॉक्स में जाना चाहते हैं, अगर उस साइड पे जाना चाहते हैं तो वहाँ पे तो इसका बहुत रोल है। और अकाउंटिंग और जो फाइनेंस की जो नॉलेज है वो आजकल के दौर में तो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और इसमें ये है कि अगर आपको इसकी काफ़ी ज़्यादा नो है तो आप इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड काफ़ी कामयाब हो सकते हैं। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि ACCA टैक्सेशन में एक तो पहली पोजीशन आपने ली और फिर उसके बाद ACCA फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी, तो ये दोनों जो कामयाबियां थी आपके लिए, क्या ये आपके लिए भी सरप्राइज थी या आप श्योर थे कि भाई ये मेरे नाम ही होंगी? सरप्राइज तो था, क्योंकि मुझे होप नहीं थी कि वर्ल्ड टॉप ले लूंगा। हाँ। लेकिन मेहनत बहुत की थी और जो मेंटोर्स थे मेरे वो काफ़ी बेहतरीन थे, तो इसलिए ये कामयाबी हासिल होगी। ये जो लॉ करना और लॉ के साथ ये एक फाइनेंशियल साइड देखना, जो लोग जो डिजिट्स में रहते हैं वो लोग अक्सर जो लफ्ज़ों का वज़न है उनको मापने में चूक जाते हैं और उनको नहीं समझ में आती कि लफ्ज़ों में कितना वज़न है, और जो लॉ है वो सारा लफ्ज़ों का खेल है। तो कैसे दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं? दोनों को साथ लेने का मेरा जो स्ट्रेटजी होती है वो ये है कि लॉ के अंदर जो मैंने सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं उनका भी लिंक काफ़ी ज़्यादा है ACCA के साथ। तो वो जब ACCA के साथ उनका जब लिंक हो रहा है मैच, तो वो मेरे लिए थोड़ा बहुत
इजी हो जाए, दोनों को साथ लेकर चलना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साकिब, ये बताएं कि टाइम अपना मैनेज कैसे करते हैं, रोजाना कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, प्लानिंग कितनी ज्यादा जरूरी है? बहुत सारे बच्चे अब आपसे इंस्पायर होंगे कि अगर साकिब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, और ये दोनों मुश्किल चीजें अगर उन्होंने की हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करना जरूरी है, किस तरीके से प्लानिंग पहले से करना जरूरी है ताकि आसानी हो आगे? टाइम मैनेज करने का ये है कि आप अपना ना, जब आप सुबह उठते हैं उसके बाद आप ऐसे हो कि आप एक डायरी पर अपना डे बाय डे प्लान लिख लें, और अगर आपके पास एक डे बाय डे प्लान है, उस हिसाब से आपका जो डे है वो हो सकता है मैनेज, और मैं भी यही करता हूँ, और यूथ के लिए भी मेरा यही है मैसेज। तो कितने घंटे देते हैं? स्टडीज़ को मैं टाइम जो देता हूँ वो 6 घंटे देता हूँ, और उसके बाद जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली की जो सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको देता हूँ। तो ये जो मुहावरा कहते हैं कि ऑल वर्क एंड नो फन मेक्स जैक अ डल बॉय, तो आप उसको उसके साथ ही चल रहे हैं, उसके साथ के अपना आप खेल का टाइम भी साइड पर रखते हैं ताकि आपका ज़हन जो है वो ताजगी का। ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा साकिब, सबसे मुश्किल सवाल आपसे पूछ रहे हैं, ये जो दोनों आप फील्ड्स में जा रहे हैं, महारत हासिल कर रहे हैं माशाल्लाह, क्या इरादा है? पाकिस्तान में रहकर काम करना है या फिर बाहर जाने का मूड है आपका? बाहर जाने के लिहाज से मेरा ये है कि कुछ वक्त के लिए तो आपको एक्सपोजर के लिए जाना चाहिए बाहर, क्योंकि बाहर आपको काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो मिलते हैं, और डाइवर्सिटी बहुत है बाहर। और बाद में आकर मैं ये समझता हूँ, अगर आप बाहर से तालीम हासिल करके मुल्क में आते हैं तो अब मुल्क के लिए भी बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो फ्यूचर गोल्स ये हैं आपके? फ्यूचर गोल्स ये हैं कि फ्यूचर में मैं कभी ना कभी आऊंगा इधर बाद में। यानी फिलहाल आपका जाने का जी वैसे अफसोस की बात है, ब्रेन ड्रेन हमारा जो है मुसलसल होता रहता है। हमारे पास भी यहाँ पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि आप लोगों को केटर किया जा सके। यहाँ पर इंटरनेशनल फर्म्स होनी चाहिए, क्योंकि अमूमन उन्हीं को आपकी खिदमत की जरूरत होती है। तो ये बताइएगा कि ACCA को चुना क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं इस वक्त AI चुन रहे हैं, कंप्यूटर्स में जा रहे हैं, वहां पर बहुत सारी जो है डिमांड मौजूद है। इसमें एक ऐसी रविश को क्यों इख्तियार किया जहां पे पहले से बहुत सारे लोग मौजूद थे? ACCA को मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे खुद भी शौक था, और A लेवल्स में मैं खुद भी इस फील्ड के अंदर काफ़ी बेहतरीन था, और मैंने तब भी इसमें टॉप किया था। और ये था कि मेरे ख़ानदान में भी काफ़ी लोग थे वो ये कर रहे थे, उनसे भी मैंने काफ़ी ज़्यादा जो थी। तो ये कोई ख़ानदानी चीज़ तो नहीं है कि आप लोग इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं? नहीं, ख़ानदानी चीज़ तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी ख़ानदान में हैं भी हैं जो इस फील्ड में इतने कामयाब नहीं हैं, लेकिन कुछ हैं वो एक्सेप्शनल हैं, और उनसे नहीं होगा कोई भी। नहीं, टॉपर आज तक कोई नहीं हुआ। अच्छा साकिब, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनकी करियर काउंसलिंग उस तरीके से नहीं की जाती, और जो पेरेंट्स होते हैं वो उनको बता देते हैं कि आपने ये करना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने फोर्सेस में जाना है। उनसे ना तो उनके इंटरेस्ट पूछे जाते हैं, बल्कि बहुत अर्ली है जिसमें उनको बताना शुरू कर दिया जाता है कि आप ये करोगे, आप ये करोगे। एक तो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक बच्चे की करियर काउंसलिंग की जाए, और वो किस चीज़ में अच्छा है। जैसे आपने कहा कि आप बहुत अच्छे थे अकाउंटिंग में या दूसरे सब्जेक्ट्स में जो ACCA रिलेटेड है, तो आपने डिसाइड किया। आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स ने आपको फोर्स किया कि आप ये ना करें, आप ये कर लें? नहीं, उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया। ख़ास तौर पर मेरे जो वालिद साहब हैं वो तो मुझे कह रहे थे कि आपको जिस चीज़ का शौक़ है उस फील्ड में जाएं, और उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम दी थी कि आप उसी फील्ड को चूज़ करें जिसमें आप कामयाब हो सकते हैं। तो इसीलिए आपने इसका इंतखाब किया, और आप बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हुए। साकिब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और साकिब जैसे तालिब इल्म है, हम उम्मीद करते हैं कि ये दुनिया में कहीं पे भी जाएं, पाकिस्तान का नाम तो सरबुलंद करें ही, लेकिन वापस भी लौट कर आएँ और गिव बैक टू द कंट्री एज वेल।
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ खास है आपके लिए, क्योंकि हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान की ऐसी दरख्शां बेटियों से जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और सलाहियतों के जोर पर तालीमी मैदान में पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन किया है। पाक टर्क मारफ से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तानी तालिबात ने कैम्ब्रिज आउटस्टैंडिंग लर्नर अवार्ड्स 2025 में आलमी सतह पर नुमाया पोजीशन हासिल की है। लाइबा अली ने आलमी इम्तहानात में रियाजी के मजमून में, ज़ारा राशिद सोशियोलॉजी में, जबकि मोमिना सलमान ने कॉमर्स में वर्ल्ड टाइटल टॉप टाइटल अपने नाम किया है। मज़ीद ये होनहार तालिबात हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उन्हीं से करते हैं। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम लाइबा, मोमिना एंड ज़ारा एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले लाइबा आपसे स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह से हम डेली इस तरह के टैलेंट से मुलाकात करवा रहे होते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो एथलीट्स हैं, जो हमारी यूथ है, वो क्या परफॉर्म कर रही है। आप बताइए कि आपको जब पता चला कि आपने ये टाइटल अपने नाम कर लिया है, तो उस लम्हे क्या कैफियत थी आपकी? Well, I was very happy and obviously proud of myself as well. लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि आपको पता होता है आप जितनी मेहनत करते हैं, जितनी प्रिपरेशन करते हैं, तो आप क्या रिजल्ट चाहते हैं। और मैंने अपना एग्ज़ाम 2 साल पहले दिया था। यूजुअली स्टूडेंट्स IG3 में देते हैं, मैंने IG1 में दिया था। और उसकी वजह भी यही थी कि मैं चाहती थी कि एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके मैं डिस्टिंक्शन ले सकूं, और मैं वर्ल्ड डिस्टिंक्शन की ही उम्मीद कर रही थी। और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मुझे ये डिस्टिंक्शन मिली। एंड ऑब्वियसली ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, मेरे वालिदैन, मेरे असातिज़ा कराम, मेरा इदारा पाक टर्क मारिफ, जिसने मुझे ये परमिशन दी कि मैं 2 साल पहले अपना एग्ज़ाम दे सकूँ। Everyone was very proud of me and obviously बहुत ज़्यादा अच्छा हैप्पी मोमेंट था। राइट तो मोमना, आप बताइएगा कि आपके लिए कितना ये एक बेहतरीन लम्हा था जब आप पूरी दुनिया में जो है एक टाइटल लेकर सामने आ सके। इनिशियली तो आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग इट, क्योंकि आई वाज ऑलवेज अ साइंस स्टूडेंट। मैंने कॉमर्स ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट किया था, तो आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग इट एट ऑल। लेकिन ऑब्वियसली जब आया आई वाज वेरी हैप्पी। मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस कामयाबी से नवाजा। एंड आई एम अगेन ग्रेटफुल टू माई टीचर, माई इंस्टीट्यूट, माई पेरेंट्स के उन्होंने मुझे सपोर्ट किया एंड आई डिड माई बेस्ट। ज़बरदस्त। अच्छा ज़ारा, आप बताएं, आपकी पंजाब में डिस्टिंक्शन थी, आपको कैसा लगा जब पता चला कि भाई सोशियोलॉजी में ये टाइटल मेरा नाम हो गया? तो फिर उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी? असल में सिचुएशन ये थी कि मुझे सोशियोलॉजी में 1 स्टार का भी उम्मीद नहीं था पहले से। अच्छा। क्योंकि मुझे बहुत कंफ्यूजन थी, क्योंकि मैंने सालों के बाद सोशियोलॉजी, मतलब O2 में सब करते हैं, लेकिन मैंने समर वेकेशंस के बाद की थी पढ़ना शुरू। एंड मुझे आइडिया नहीं था किस तरह इसको पढ़ना है, तो इसलिए मैं बहुत स्ट्रेस थी। और पेपर, हमारे 2 पेपर होते हैं सोशियोलॉजी के, तो P2 वाले दिन मुझे पता ही नहीं चला कि 15 मिनट्स कम थे, तो मैं आखिरी क्वेश्चन पे पहुंच गई थी। तो उन्होंने मेरे से पेपर ले लिए थे कि मेरा आखिरी क्वेश्चन छूट गया, तो मुझे लगा मेरा B आएगा। और बावजूद इसके आपने क्या परफॉर्म किया? अच्छा, ये वो वाला ट्रिक तो नहीं है जितने भी वो हम जब पढ़ते थे अली, जो भी अच्छा पेपर करके आता था वो बाद में कहता था मुझे तो, मैं तो पास भी नहीं होऊंगा, और बाद में टॉप भी वही करता था। ये वो वाला ट्रिक तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे सही में लग रहा था कि मेरा B आएगा मैक्सिमम, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा पंजाब पे टॉप कर गई। जबरदस्त। लाइबा, आपके साथ भी यही केस था कि आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और यू एक्सपेक्टिंग इट कि कुछ ना कुछ तो खास होने वाला है? मैंने तैयारी ही कुछ खास करने के लिए इस तरह से की थी, क्योंकि आई थिंक सारा क्रेडिट मेरी टीचर्स को ऑब्वियसली जाता है, इंस्टीट्यूट को, मिस खदीजा, मिस हुरिया सर तक की। लेकिन मामा ने जितना ज़्यादा सपोर्ट किया था, मतलब मामा पूरी जर्नी में मेरे साथ थी। उन्होंने मेरा शेड्यूल बनाया था, पास्ट पेपर्स असाइन करती थी, आई वुड सॉल्व देम एंड शी चेक देम। तो हम दोनों ने, मतलब मैं उनको भी कहूँगी कि उन्होंने भी एग्जाम दिया। यस, शी आई थिंक उन्होंने BSc मैथ्स में की है। बस हम दोनों ने तैयारी, मतलब हम दोनों को ही कहूँगी मैं, हम दोनों ने तैयारी इसी तरह की थी कि अल्लाह ताला कुछ ना कुछ दोनों की वर्ल्ड डिस्टिंक्शन है जी। ठीक है। अच्छा मोमिना, आप बताएं फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं आपके? और जिस तरह से भी आप कह रही थी कि इसमें तो नहीं था और मैंने किया और फिर भी माशाल्लाह आप छा गई, वर्ल्ड डिस्टिंक्शन ले आई हैं, तो क्या है आपका फेवरेट सब्जेक्ट, कौन सा है? फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने हमेशा से साइंसेस पढ़ा है, तो फेवरेट मेरा मैथ्स है या केमिस्ट्री है। कॉमर्स में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बिकॉज इट वाज बीइंग ऑफर्ड मेरे स्कूल में, तो आई वाज लाइक वी कैन गिव इट अ ट्राई। सोचिए अगर आपका इंटरेस्ट होता तो आप क्या करती? तो बिकॉज मुझे भी इनिशियली कॉमर्स इतनी समझ नहीं आती थी, बट मुझे A स्टार की उम्मीद थी, लेकिन डिस्टिंक्शन की उम्मीद नहीं थी। बट जबरदस्त जबरदस्त। आपका फेवरेट कौन सा है? ज़ारा का भी फेवरेट सब्जेक्ट पूछते हैं। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट
वैसे तो मैथ होगा क्योंकि मैं शुरू से मैथ में अच्छी थी, लेकिन सोशियोलॉजी भी मुझे अच्छा ही लगता था क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि सोसाइटी किस तरह चलती है और उसके क्या चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो इस तरह करके सोशियोलॉजी भी थी, लेकिन मेनली मैथ या कोई साइंस। लाइबा, आप बताएं, आपको क्या लगता है कि कैसे एक तालिब इल्म एक नॉर्मल लीग से निकलकर एक ख़ास लीग में खड़ा हो सकता है? आई थिंक दो बातों पे डिपेंड करता है। द फर्स्ट इज़ बिलीविंग इन योर सेल्फ। पहले स्टार्ट में मैंने अपने आप को ये सोचने की इजाज़त नहीं दी थी कि मैं वर्ल्ड डिस्टिंक्शन लूँगी, लेकिन फिर मामा ने मुझे बोला कि अनलेस यू बिलीव इन योर सेल्फ, जब सोचोगी नहीं तो वो होगा भी नहीं। तो सबसे पहले तो मैं सबको यही कहूँगी कि जिस तरह मेरी टीचर्स ने मुझे सपोर्ट किया, इंस्टीट्यूट ने बताया कि यू कैन डू दिस, तो उस तरह पहले आपको खुद पर बिलीव करना, पता होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, आप तभी कर पाएंगे। एंड द सेकंड थिंग इज कि मैथ्स इज ऑल प्रैक्टिस, तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, अपनी मिस्टेक से जितना लर्न करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करके आगे प्रोसीड करेंगे तो उतना बेटर होगा। राइट। अच्छा मोमिना, आप बताएं, फैमिली सपोर्ट, टीचर्स की तो डेफिनेटली सपोर्ट होती है और वो जिस हद तक भी जा सकते हैं वो अपने स्टूडेंट्स के लिए जाते हैं। फैमिली सपोर्ट कितना मैटर करती है? जिस तरह से लाइबा बता रही हैं कि उनकी मदर ने उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया और ये डिस्टिंक्शन उन दोनों की हुई, आपके ख्याल में और आपके केस में क्या आपको फैमिली की इसी तरह से सपोर्ट थी और पूरा दिन पढ़ाई को देना पड़ता है? ये टाइम मैनेजमेंट का हम बाद में करते हैं, मतलब फैमिली सपोर्ट कितना मैटर करती है? आई थिंक फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करती है। अगर आपको घर पर सपोर्ट नहीं मिल रही तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू डू किसी भी तरह का पोजीशन लेना। फॉर मी फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते थे। इवन मैंने काफ़ी फैमिली गैदरिंग्स मिस की, मैं नहीं जाती थी, अगर वीकेंड्स पे प्लान होता था मैं नहीं जाती थी, तो दे वुड नेवर फोर्स मी टू गो। मतलब अगर मैं अपनी पढ़ाई को टाइम दे रही होती थी तो दे वुड सपोर्ट मी और कभी फोर्स नहीं करते थे कि नहीं जाना है। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपके साथ भी यही था? हाँ यही था, क्योंकि शुरू में मेरी मामा इतना सपोर्ट नहीं करती थी कि मैं सोशियोलॉजी करूँ। वो कहती थी कि सिर्फ आपने कंपल्सरी जो 8 है ना वही करो, लेकिन मैंने सोशियोलॉजी आखिरकार ले ली। तो फिर ऑब्वियसली उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ऑब्वियसली क्योंकि पेरेंट्स के सपोर्ट के बगैर पेपर भी नहीं दे सकती मैं अगर वो पैसे ना देते तो ये बात है। और मेरी इम्पोर्टेंट फाइनेंस ना करते तो। और मेरी सबसे बड़ी बहन ने A-Levels में सोशियोलॉजी किया था, तो डेफिनेटली उसकी हेल्प की वजह से मैं पढ़ पाई, क्योंकि मुझे ये अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं किस तरह पढ़ूँ, तो उसने मुझे बताया कि पास पेपर्स करो, तो फिर राइट ज़बरदस्त। अच्छा, अब हमने पेरेंट्स की भी बात कर ली, अब ये बताएं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है? अक्सर स्टूडेंट्स को ये चीज़, ये गुर नहीं आता और वो फिर इसकी वजह से फंस भी जाते हैं। आप लोगों ने माशाल्लाह वर्ल्ड डिस्टिंक्शंस ली हैं, तो टाइम आप कैसे मैनेज करते हैं? एक तो स्कूल होता है, फिर आफ्टर स्कूल कुछ क्लासेस होती हैं, फिर उसके बाद आपने खुद से पढ़ना है, तो क्या ऐसा भी नहीं किया जा सकता कि पूरा दिन एक जो स्टूडेंट है वो पढ़ता ही रहे और कुछ ना करे? अगर कोई और एक्टिविटी नहीं करेगा तो वो इस काबिल नहीं रहेगा कि कुछ दिन बाद वो दोबारा उसी परफॉर्मेंस से जो है ना वो काम करता रहे। तो ये किस तरह करना होता है? टाइम आप लोगों ने कैसे मैनेज किया? राइट, तो हमारा स्कूल डे होता है ऑलमोस्ट 8 आवर्स का, सो वीड कम बैक अराउंड 4 PM और उसके बाद पहले आके नमाज पढ़ के चेंज करके खाना खा के कुछ तो रिलैक्स करते हैं। वो जो स्कूल का सारा मोमेंटम होता है वंस इट लूजन्स अप, फिर उसके बाद खुद से स्टडी स्टार्ट करते हैं। आई बिलीव कि जब आप पढ़ने बैठो तो फिर बस फोकस करो, तब फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, घर पे क्या हो रहा है, फॉरगेट एवरीथिंग, और जब पढ़ना है तब पढ़ना है। लेकिन यू शुडंट एग्जॉस्ट योरसेल्फ। लाइक आई बिलीव कि आप सब कुछ अचीव कर सकते हो, बट एंड पे लाइफ का पर्पस है कि आप सब इमोशंस को एक्सपीरियंस करो, तो आपको एग्जॉस्ट नहीं करना चाहिए, एंजॉय करो। स्पेशली वीकेंड्स पे मैं खुद को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देती हूँ और स्टडी मैराथन्स के बजाय मैं ट्राई करती हूँ कि मैं एंजॉय करूँ, अपनी हॉबीज़ को टाइम दूँ और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस गेन करूँ। राइट। तो मोमना, आप कैसे मैनेज करती हैं अपना टाइम? आई थिंक सेम लाइबा वाली चीज़ के स्कूल से आके थोड़ी देर रिलैक्स करें, थोड़ा लूसन अप होएं, एंड देन आई स्टार्ट स्टडिंग शाम को, और फिर विद ब्रेक्स पढ़ें, बिकॉज बहुत से बच्चे ये करते हैं कि दे स्टार्ट स्टडिंग एंड देन ब्रेक्स नहीं लेते, तो उससे एक तो माइंड भी एग्जॉस्ट होता है एंड देन ओवर टाइम यू रियलाइज़ कि आपको समझ आना ख़त्म हो जाती है। तो आई थिंक अगर आप पढ़ रहे हैं लाइक फ्रॉम 5 PM ऑनवर्ड्स पढ़ रहे हैं तो विद ब्रेक्स पढ़ें, बीच में लाइक यू नो यू शुड रोम अराउंड, थोड़ा सा इधर उधर किसी से बात करें, तो उससे आपका माइंड फोकस्ड रहता है। एंड देन ऑल्सो समथिंग जो मैं बिल्कुल नहीं करती थी वाज दैट रात को मैक्सिमम 1 AM तक पढ़ना और फिर नहीं पढ़ते, क्योंकि वही चीज़ कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं तो फिर एग्ज़ाम में भी फोकस्ड हैं। ठीक है। और ज़ारा का क्या फॉर्मूला रहा? मेरा ये था कि अगर जिस तरह ब्रेक लेनी हो ना, इफ़ व्हेन यू स्टार्ट बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग, तो ज़रूर ब्रेक लें। अगर आप पूरा दिन पढ़ना चाहते हैं
तो फिर यू वेक अप एंड अपना नाश्ता करें एंड लाइक टेक अ ब्रेक फॉर श्योर, लेकिन अपना फ़ोन ना यूज़ करें एट ऑल, क्योंकि जब आप फ़ोन पकड़ते हैं उसके बाद बेसिकली इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप टाइम नहीं पता चलता कहाँ गया। हाँ जी, और फिर टाइम की मतलब वो ना रखा करो कि मैंने 3 घंटे पढ़ना है, इंस्टेड गोल्स रखो कि मैंने कितना पार्ट ऑफ द सिलेबस करना है, तो फिर वो ज़्यादा टाइम का भी नहीं पता चलता, फिर ब्रेन भी ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं होता। और एंड ऑल्सो लाइक अपने आप को लाइक रिवॉर्ड्स बेसिकली दो, या जिस तरह के अगर आप कोई बुक पढ़े हो अच्छी वाली तो अपनी बुक रोको और उसके बाद उसको पढ़ो और फिर कहो कि जब मैं पढ़ूंगी ना उसके बाद मैं वो अपनी बुक कंटिन्यू कर सकती हूँ। माफ़ कीजिएगा, इसी वजह से शायद आप सोशियोलॉजी में अच्छी हैं, बहुत ही रियलिस्टिक हैं आप, आपको पता है कि पैसे कौन दे रहा है, इम्तिहान आपने कैसे देना है, आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा है, और रिवॉर्ड सिस्टम जो आपको पता है कि होना चाहिए। मेरा ख्याल है यू आर अंडरमाइनिंग योरसेल्फ कि आप इस पर कितनी अच्छी हैं। तो लाइबा आप बताएं, आपको लगता है कि जो आपकी पोजीशन है इस टाइटल जीतने के बाद से आपके इर्द गिर्द के लोगों का बिहेवियर आपके साथ चेंज हो गया? आई थिंक काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जो फ्रेंड्स फैमिली हैं वो सब तो पॉजिटिवली ऑब्वियसली चेंज होता है, सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और अब सब मुझे रियलाइज़ करवा रहे हैं कि मैं और ज़्यादा कर सकती हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं रिडिकुलस नहीं कहूँगी बट सबसे ज़्यादा काइंड ऑफ मोटिवेटिंग कमेंट ये था कि हर सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लेकर आनी है क्योंकि मैं तो अभी 1 में ही अपीयर हुई थी IG1 में, तो इंशाल्लाह। लेकिन सबका पॉजिटिव एटीट्यूड ही है एंड वो मुझे और मोटिवेट कर रहा है कि मैं अपनी बाउंड्रीज को और पुश करूं और इससे भी ज्यादा गोल्स अचीव करूं। जबरदस्त, इंशाल्लाह, और आप लोग करेंगे। लाइबा, मोमिना और ज़ारा हमारे साथ मौजूद थी। अब पाकिस्तान का फ्यूचर ये है, हमारी न्यू जनरेशन, यंग जनरेशन, इन्होंने बनाना है पाकिस्तान, और किस तरीके से ये पढ़ रहे हैं और किस तरीके से ये अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं, इनकी बातें आप सुने, आपको कहीं से नहीं लगेगा कि इन्होंने A लेवल्स में या O लेवल्स में डिस्टिंक्शंस ली हैं। तो ये अपने गोल्स में इसी तरह कामयाब हो, हम इनके लिए दुआ करेंगे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, इसमें कुछ अपडेट्स थी आपके साथ शेयर करने के लिए। AFC एशियन फुटबॉल कप की बात करेंगे। सऊदी अरब जो फुटबॉल कप है वो 2027 क्वालिफाई राउंड में शाम और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान मैच हुआ, इस्लामाबाद स्टेडियम में खेला गया। शाम की टीम पाकिस्तान को 5-0 से शिकस्त देकर एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर गई। AFC एशियन फुटबॉल कप के क्वालिफाइंग राउंड के ग्रुप ई में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और शाम की टीमें शामिल हैं। इससे कबल पाकिस्तान शाम के एक मैच और अफगानिस्तान के खिलाफ होम एंड अवे दोनों मैच खेल चुका है और पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ दोनों मैच बराबर खेले, जबकि इसको शाम के हाथों अवे मैच में 2-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब होम मैच में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को उस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, खासतौर पर फुटबॉल को, और हम चाहते थे कि ऐसा हो। हमारे पास बहुत टैलेंट है फुटबॉल के हवाले से, तो खुशी इस चीज की है। दुनिया की सबसे बड़ी गेम है, क्यों पीछे रहे उस पे? बहुत अरसा हो गया हम पीछे रह लिए, तो अब मेरा ख्याल है कि इट्स हाई टाइम कि आपको क्रिकेट के अलावा भी दीगर गेमों में जो है शिरकत करनी चाहिए और वहां पर भी अपने पैर जमाने चाहिए। इसके साथ साथ सऊदी अरब की बात करें, वहां इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स जारी हैं और पाकिस्तान की जो माया नाज स्टार ओलंपियन हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जेवलिन थ्रोअर है अरशद नदीम, उनकी बात करें, आज सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स 2025 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और उनके साथ हमारे यासिर सुल्तान भी हैं जो इसमें शिरकत कर रहे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अगर बात करें तो उनका एक बयान भी सामने आया है। अरशद नदीम ने और यासिर सुल्तान ने दोनों ने ये कहा है कि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी भरपूर तरीके से करूंगा, कौम मेरी कामयाबी के लिए दुआ करे ताकि मैं बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकूं। तो जनाब हम दुआ कर रहे हैं कि हमारे जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं वहाँ बेहतरीन परफॉर्म करें और जिस तरह से वो दुआएं समेट कर जाते हैं, बेहतरीन परफॉर्म करना जो है वो तो नसीब में ही लिखा है। हाँ, और जनाब छा जाए जिस तरीके से पाकिस्तान बाकी जगहों पर छाया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम अपने इन दोनों प्लेयर्स को भी कहेंगे जी गुड लक और अच्छा परफॉर्म करें। हमारी दुआएं, पूरी कौम की दुआएं आपके साथ ही हैं। इसके साथ ही हम आपसे चाहेंगे इजाजत, मुलाकात अब होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।